भावी सब इंस्पेक्टरों का स्वागत है। आज की हमारी जो बातचीत है उसका पूरा फोकस है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 पर। इसने मतलब 160 साल से भी ज्यादा पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ले ली है। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या है, बल्कि ये समझना है कि यूपीएसआई परीक्षा के लिहाज से इसमें क्या बदला है और कहां से सवाल बनेंगे। सही कहा। हम सिर्फ थ्योरी नहीं रटेंगे, बल्कि उसे परीक्षा में आने वाले सवालों से सीधे जोड़कर देखेंगे। तो हम दो मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे। एक तो अध्याय 1 जो कानून की एबीसीडी यानी परिभाषाएं बताता है, और दूसरा अध्याय 2 जो अपराध के नतीजों यानी सजा के बारे में है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बीएनएस असल में है क्या? इसका ढांचा आईपीसी से कितना अलग है? देखिए, एक बड़ा बदलाव यह है कि बीएनएस ने चीज़ों को आप कह सकते हैं आसान और व्यवस्थित करने की कोशिश की है। जहां आईपीसी में 511 धाराएं थीं, वहीं बीएनएस 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। ओह, तो धाराएं कम हो गई हैं। हाँ, काफी कम। कई पुरानी धाराओं को एक साथ मिला दिया गया है। जैसे पहले आईपीसी में सेक्शन 1 से 5 तक एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहते थे। अब बीएनएस ने उन सबको मिलाकर एक ही सेक्शन 1 में डाल दिया है। मतलब कम पढ़कर ज्यादा समझना। और याद रहे, ये 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। ठीक है, ढांचा तो सरल लग रहा है, पर इसका दायरा कहाँ तक है? मतलब ये कानून लागू कहाँ कहाँ होता है? ये भारत के भीतर हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी। और भारत के भीतर का मतलब अब और ज्यादा साफ है। इसमें भारत की जमीनी सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा भी शामिल है। समुद्री सीमा वो कितनी? तट से 12 नॉटिकल मील तक। अच्छा, तो समुद्र में 12 नॉटिकल मील के दायरे में अगर कोई अपराध होता है तो बीएनएस लागू होगी। पानी के जहाज या हवाई जहाज का क्या? मान लीजिए एयर इंडिया का कोई विमान अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है और उसमें कोई अपराध हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से अक्सर कंफ्यूजन होता है। नियम साफ है। अगर कोई जहाज या विमान भारत में रजिस्टर्ड है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस पर होने वाला हर अपराध बीएनएस के दायरे में ही आएगा। तो हाँ, उस एयर इंडिया की फ्लाइट में बीएनएस ही लागू होगी। और अगर अपराध भारत के बाहर हो, जिसका भारत से कोई लेना देना ना हो, सिवाय अपराधी या पीड़ित के, उसके लिए भी बीएनएस में 3 बहुत स्पष्ट नियम हैं। पहला, अगर कोई भारतीय नागरिक मान लीजिए दुबई जाकर कोई अपराध करता है तो उस पर भारत में बीएनएस के तहत मुकदमा चल सकता है। दूसरा, अगर कोई विदेशी नागरिक मान लीजिए अमेरिका में बैठकर किसी भारतीय को अपना शिकार बनाता है, तब भी उस विदेशी पर बीएनएस लागू होगी। और तीसरा, जो आज के डिजिटल युग में बहुत जरूरी है, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे भारतीय हो या विदेशी, किसी दूसरे देश से भारत में रखे किसी कंप्यूटर या सर्वर को हैक करता है तो उसे भी बीएनएस के तहत सजा मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों को तो छूट भी मिली होगी। ऐसे कौन लोग हैं जिन पर ये कानून लागू नहीं होता? हाँ, कुछ अपवाद हैं। ये कानून विशेष या स्थानीय कानूनों पर, जैसे महाराष्ट्र का एमसीओ का कानून है, उन पर हावी नहीं होता। सेना और वायुसेना के अपने अलग कानून हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होता। इसके अलावा कुछ बहुत ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को कानूनी कार्रवाई से छूट मिली है। ये तो बहुत बड़ी छूट है। तो इसका मतलब है कि अगर पद पर रहते हुए कोई व्यक्तिगत अपराध भी हो तो उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। ये छूट किस हद तक जाती है? नहीं, ये छूट उनके कार्यकाल तक ही सीमित है और उनके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ी है। संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक कार्रवाई से बचाता है। इसी तरह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों को भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत छूट मिलती है। अच्छा, इसका मकसद ये है कि वे बिना किसी डर के अपना काम कर सके। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कानून कहाँ और किस पर लागू होता है। अब उस हिस्से में उतरते हैं जहां से परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। कानून की अपनी भाषा यानी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बिल्कुल। धारा 2 में दी गई ये परिभाषाएं वो नींव हैं जिन पर पूरा कानून खड़ा है। हम एक एक करके सबसे जरूरी परिभाषाओं को समझेंगे। पहली है धारा 2(3) में बालक यानी चाइल्ड की परिभाषा। बीएनएस ने इसे बहुत साफ कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वह बालक है। अगली परिभाषा है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, धारा 2(8) में। मुझे लगता है ज्यादातर लोग दस्तावेज का मतलब सिर्फ कागज समझते हैं। और यही गलती होती है। कानून की नज़र में दस्तावेज का मतलब बहुत व्यापक है। किसी भी चीज पर, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो या कागज,
अगर अक्षर, अंक या कोई निशान बनाया गया है जिसका कोई मतलब निकलता है, तो वो दस्तावेज है। और आज के समय में सबसे जरूरी बात, डिजिटल रिकॉर्ड्स। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं। तो क्या इसका मतलब है कि एक व्हाट्सएप चैट भी अदालत में दस्तावेज माना जा सकता है? निश्चित रूप से। एक ईमेल, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं। अदालतों ने भी इस परिभाषा को बहुत बड़ा माना है। श्यामाचरण बनाम एसडीएम केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करेंसी नोट भी एक दस्तावेज है। इसी तरह बौरिया बनाम कर्नाटक राज्य केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया। ये जानना दिलचस्प है। अब एक ऐसे बदलाव पर आते हैं जो समाज की बदलती सोच को दिखाता है। लिंग यानी जेंडर की परिभाषा धारा 2 क्लॉज 10 में। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। पुराने कानून में वो ही शब्द का इस्तेमाल पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता था, लेकिन बीएनएस ने इसमें उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर को भी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया है। ये कानूनी तौर पर लैंगिक समानता को मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे बुनियादी अवधारणा पर, अपराध यानी ऑफेंस, धारा 224। कोई भी काम अपराध कब बन जाता है? देखिए, किसी भी कार्य को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला, वो काम किसी इंसान ने किया हो। दूसरा, वो एक आपराधिक कृत्य हो। तीसरा, उस काम से समाज या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ हो। और चौथा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपराधिक मनस्थिति, जिसे लैटिन में मेंस रिया कहते हैं। मेंस रिया यानी दोषपूर्ण मन या बुरा इरादा। तो अगर मैं सड़क पर चल रही हूं और गलती से मेरा हाथ लगकर किसी का फोन गिर के टूट जाए, तो यह अपराध नहीं है? नहीं है। लेकिन अगर मैं जानबूझकर उसका फोन छीनकर फेंक दूं, तो ये अपराध है। काम एक जैसा है, पर इरादे ने सब कुछ बदल दिया। आपने बिल्कुल सही समझा। यही मेंस रिया का सिद्धांत है। बिना बुरे इरादे के कोई अपराध नहीं हो सकता। यही वजह है कि पागल व्यक्ति या बहुत छोटे बच्चे द्वारा किए गए काम को अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें इरादा रखने की क्षमता नहीं होती। हाँ, ये माना जाता है कि उनमें सही गलत समझने या बुरा इरादा रखने की क्षमता नहीं होती। ठीक है। अब उस परिभाषा पर आते हैं, लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, धारा 228। हाँ, और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रश्न बैंक में देखिए, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन लोक सेवक है या कौन नहीं है। पहले ये आईपीसी की धारा 21 में था, अब बीएनएस की धारा 228 में है। ये नंबर याद रखना है। तो कौन कौन आता है इस श्रेणी में? लिस्ट तो काफी लंबी होगी। और लिस्ट लंबी है, पर कुछ मुख्य लोगों को याद रखना जरूरी है। सेना, नौसेना और वायुसेना का हर कमीशन्ड ऑफिसर, हर जज, अदालत का हर कर्मचारी, पंचायत का सदस्य और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हर व्यक्ति, जैसे वोटर लिस्ट बनाने वाला क्लर्क, ये सब लोक सेवक हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री, नगर निगम का कमिश्नर, सरकारी स्कूल का टीचर, ये सब भी। और परीक्षा में अक्सर वो पूछते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, ताकि कंफ्यूजन हो। तो कौन लोक सेवक नहीं माना जाता? यही सबसे बड़ा ट्रैप है। 3 नाम याद रखिए। पहला, विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए। एमएलए लोक सेवक नहीं है? नहीं। और दूसरा, सेना में जेसीओ मतलब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और एनसीओ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। इन्हें लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। तो हमने लोक सेवक को समझा जो लोगों से जुड़ा है। अब बात करते हैं चीजों की। कानून की नजर में वो क्या चीजें हैं जिन्हें चुराया जा सकता है? यहीं पर चल संपत्ति की परिभाषा काम आती है। हाँ, धारा 221 में चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी को परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। हर वो संपत्ति जो जमीन या जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे आपकी गाड़ी, गहने, लैपटॉप या जेब में रखा कैश। पेड़ जब तक जमीन से जुड़ा है वो अचल संपत्ति है, लेकिन जैसे ही उसे काट दिया जाता है वो चल संपत्ति बन जाता है। बहुत साफ। अब आखिरी 2 परिभाषाएं जो एक दूसरे की परछाई जैसी हैं, सदोष लाभ और सदोष हानि। हाँ, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। इन्हें धारा 236 और 237 में समझाया गया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको सड़क पर किसी का गिरा हुआ बटुआ मिलता है और आप उसे उठाकर अपने पास रख लेते हैं, तो आपको सदोष लाभ हुआ, क्योंकि आपको वो पैसा मिला जिसके आप कानूनी हकदार नहीं थे। और जिसका बटुआ था उसे सदोष हानि हुई। बिल्कुल, उसे सदोष हानि हुई क्योंकि उसने वो पैसा खो दिया जिसका वो कानूनी हकदार था। एक ही घटना में दोनों चीजें हो गई। ठीक है, तो अब हम कानून की भाषा समझ गए हैं। हमें पता है कि अपराध क्या है
और उसके पीछे मेंस रिया का होना कितना जरूरी है। पर जब कोई अपराध करता है तो उसका नतीजा क्या होता है? अब हम अध्याय 2 पर आते हैं, जो दंड या सजा के बारे में है। सही। बीएनएस की धारा 4 में अब 6 तरह की सजा का प्रावधान है। हाँ। पहले 5 तो वही हैं जो आईपीसी में थे: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 तरह का होता है, कठोर और सादा, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। और छठा कौन सा है? मैंने सुना है कि इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, और ये बीएनएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया पहलू है। छठी सजा है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ये एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होता है। क्या ये सिर्फ छोटे-मोटे अपराधों के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ी सोच है, जैसे हमारी जेलों पर बोझ कम करना? इसके पीछे दोनों ही कारण हैं। ये छोटे अपराधों के लिए है, जैसे मानहानि या नशे में हंगामा करना। सोच ये है कि हर छोटे अपराध के लिए किसी को जेल भेजना जरूरी नहीं है। इससे न केवल जेलों पर बोझ कम होगा, बल्कि अपराधी को समाज की सेवा करके अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिलेगा। ये सजा से ज्यादा सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की एक नई दिशा है। ये तो वाकई एक सकारात्मक बदलाव है। चलिए अब उस तकनीकी हिस्से पर आते हैं जहां से सीधे नंबर वाले सवाल बनते हैं। धारा 8 बताती है कि अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं भरता तो क्या होगा। यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से सीधे कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं। इसमें 2 नियम हैं। पहला नियम है 1/4 का नियम। ये तब लागू होता है जब किसी को जेल और जुर्माना दोनों की सजा हुई हो। अगर वो जुर्माना नहीं भर पाता तो उसे अपनी मूल जेल की सजा का 1/4 हिस्सा और काटना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को 8 साल की जेल और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा हुई और वो जुर्माना नहीं भर पाता, तो उसे 8 साल का 1/4 यानी 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ये बहुत सीधा गणित है और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर सजा सिर्फ जुर्माने की हो, जेल की नहीं, तब क्या होगा? उसके लिए दूसरा नियम है, जो जुर्माने की रकम पर आधारित एक स्केल की तरह काम करता है। अगर जुर्माना 5,000 रुपए तक है तो न भरने पर अधिकतम 2 महीने की जेल। अगर जुर्माना 10,000 रुपए तक है तो सजा भी दोगुनी होकर अधिकतम 4 महीने की जेल। और अगर जुर्माना 10,000 से ज्यादा है तो अधिकतम 1 साल की जेल हो सकती है। इन आंकड़ों को सीधे याद रखना है। बिल्कुल। एक इंसान की सबसे कीमती चीज से उसकी आज़ादी। अक्सर 2 शब्द सुनने में आते हैं, व्याहरण यानी किडनैपिंग और अपहरण मतलब एब्डक्शन। सुनने में तो ये भाई भाई लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है ना? जमीन आसमान का। इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक 15 साल का लड़का है। ओके। वो अपने माँ बाप की मर्जी के बिना किसी के साथ चला जाता है। अब भले ही वो अपनी मर्जी से गया हो, कानून की नजर में ये व्याहरण है। अच्छा। यहाँ पर सारा खेल उम्र का और माँ बाप या जो भी लीगल गार्डियन है उनकी इजाजत का है। लड़कों के लिए 16 साल से कम और लड़कियों के लिए 18 साल से कम। उनकी अपनी सहमति भी कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, तो मतलब अगर किसी नाबालिग को बहला फसलाकर भी ले गए तो वो किडनैपिंग ही कहलाएगी, क्योंकि कानूनन वो सहमति दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर अपहरण क्या हुआ? मान लीजिए किसी 30 साल के आदमी को बंदूक दिखाकर गाड़ी में बिठा लिया। एकदम सही पकड़ा आपने, वो अपहरण है। अपहरण में उम्र का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुख्य चीज है बल यानी जबरदस्ती या छल यानी धोखा। किसी भी उम्र के इंसान को अगर डरा धमकाकर या झूठ बोलकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो वो अपहरण कहलाएगा। तो सीधी सी बात, व्यापहरण में उम्र और संरक्षकता और अपहरण में बल और धोखा। ये तो बहुत साफ हो गया, और मुझे लगता है परीक्षक भी इसी बारीकी को पकड़ना चाहता होगा। बिल्कुल। जरा प्रश्न संख्या 14 देखिए, उसमें साफ साफ पुरुष के व्यापहरण के लिए उम्र की सीमा पूछी गई है। अच्छा। इससे पता चलता है कि ये छोटे छोटे अंतर ही स्कोरिंग पॉइंट है। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक अपराध तब होता है जब किसी को ले जाने का मकसद और भी घिनौना हो। आप भीख मांगवाने वाले गिरोहों की बात कर रही हैं? हाँ, कानून इस चीज को लेकर बेहद सख्त है। अगर किसी बच्चे को भीख मंगवाने के मकसद से किडनैप किया जाता है या उसे जानबूझकर मतलब अपाहिज बना दिया जाता है, हे भगवान, ताकि वो भीख मांग सके, तो ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसमें 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और भीख मांगने का मतलब सिर्फ हाथ फैलाना नहीं है। कानून कहता है कि कोई गाना गाकर, खिलौना बेचकर या कोई घाव दिखाकर भी पैसे मांग रहा है तो वो सब इसी परिभाषा में आएगा। ये सुनकर ही रूह कांप जाती है।
और इसी से जुड़ा एक और शब्द है जो आजकल बहुत सुनने में आता है, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये व्यापारण से कैसे अलग है? इसका दायरा तो और भी बड़ा लगता है। बहुत बड़ा। मानव तस्करी का मुख्य उद्देश्य होता है शोषण, यानी एक्सप्लॉयटेशन। इसमें किसी को भर्ती करना, उसे कहीं ले जाना, छिपा के रखना, सब कुछ शामिल है। और शोषण शब्द के अंदर सिर्फ जिस्म फरोशी ही नहीं, बल्कि किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाना, उसे गुलाम बनाकर रखना, या यहाँ तक कि उसके शरीर से अंग निकालना भी आता है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। कई बार कहानियों में दिखाते हैं कि किसी को अच्छी नौकरी का झांसा देकर ली जाया जाता है और वो व्यक्ति अपनी मर्जी से जाता है, तो क्या वो भी तस्करी मानी जाएगी? उसने तो सहमति दी थी। ये बहुत जरूरी सवाल है। कानून कहता है कि मानव तस्करी के मामले में पीड़ित की सहमति का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर या उसे धोखा देकर सहमति ली गई है, तो वो सहमति अवैध है। कानून ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शोषण के लिए सच्ची सहमति दे ही नहीं सकता। सही बात है। और सजा बहुत कठोर है, खासकर अगर पीड़ित बच्चा हो या एक से ज्यादा लोगों की तस्करी हो। और अगर कोई पुलिस वाला या सरकारी अफसर इसमें शामिल पाया गया, तो सीधा आजीवन कारावास। ये तो हुई एक व्यक्ति के शोषण की बात, जो बेहद गंभीर है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जो किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि सीधे देश की नींव पर हमला करते हैं। जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ये सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगता है। क्या असल में भी ऐसा होता है? बिल्कुल, और कानून इसे सबसे बड़े देशद्रोहों में से एक मानता है। इसमें सिर्फ युद्ध लड़ना ही नहीं, बल्कि उसकी कोशिश करना या किसी को इसके लिए उकसाना भी शामिल है। और सजा? कोई छोटी मोटी जेल नहीं, सीधा मृत्युदंड या आजीवन कारावास। पर युद्ध छेड़ने का आज के जमाने में क्या मतलब है? क्या किसी आतंकवादी संगठन को पैसा देना या सरकार की वेबसाइट्स पर एक बड़ा साइबर हमला करना भी इसमें आ सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कानून समय के साथ बदलता है। पारंपरिक परिभाषा में तो हथियार और सेना इकट्ठा करना आता है, बल्कि कानून की एक और धारा है जो कहती है कि युद्ध करने के इरादे से हथियार या गोला बारूद जमा करना भी अपने आप में गंभीर अपराध है, जिसके लिए उम्र कैद तक हो सकती है। जहां तक साइबर हमले या आतंकी फंडिंग की बात है, वो सीधे सीधे युद्ध छेड़ने में न भी आए तो उनके लिए दूसरे बहुत सख्त कानून हैं, जैसे यूएपीए। लेकिन इरादा अगर सरकार को अस्थिर करने का है, तो अदालतें इसकी व्याख्या को व्यापक बना सकती हैं। और इसी से जुड़ा एक और अनोखा कानून है, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना। ये सिर्फ मारपीट का केस तो नहीं है, कुछ और है इसमें? हाँ, यहाँ इरादा सब कुछ है। ये धारा तब लगती है जब हमला इसलिए किया जाए ताकि राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनकी कोई कानूनी शक्ति इस्तेमाल करने से रोका जा सके। अच्छा। या कुछ करने के लिए मजबूर किया जा सके। मान लीजिए किसी बिल पर साइन करने से रोकने के लिए उन पर दबाव बनाया जाए, या हमला व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस संवैधानिक कुर्सी और देश की व्यवस्था पर हमला माना जाता है। तो हमने व्यक्ति की आज़ादी से शुरू किया और देश की सुरक्षा तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन दोनों के बीच में है, समाज का अमन चैन यानी पब्लिक पीस। अक्सर हम खबरों में भीड़ की हिंसा देखते हैं। कानून की नज़र में 5 दोस्त जो सड़क पर खड़े हैं, वो गैर कानूनी भीड़ कब बन जाते हैं? जब उन 5 या 5 से ज्यादा लोगों का मकसद, जिसे कानून सामान्य उद्देश्य कहता है, गैर कानूनी हो जाए। जैसे उनका मकसद हो सरकार को डराना, किसी कानून को लागू होने से रोकना, कोई अपराध करना या किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना। जैसे ही ये 2 चीजें मिलती हैं, 5 या ज्यादा लोग और एक गैर कानूनी मकसद, वो एक विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। और ये शांत खड़ी भीड़ बलवा यानी राइटिंग में कब बदल जाती है? क्या सिर्फ नारे लगाना बलवा है? नहीं, बलवा तब शुरू होता है जब वो भीड़ अपने गैर कानूनी मकसद को पूरा करने के लिए हिंसा या बल का इस्तेमाल शुरू कर दे। अच्छा। जैसे ही पहला पत्थर फेंका जाता है या पहली दुकान तोड़ी जाती है, वो पूरा का पूरा जमाव बलवा करने का दोषी हो जाता है। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर मैं उस भीड़ में खड़ा हूं, नारे भी लगा रहा हूं, पर मैंने खुद पत्थर नहीं फेंका, क्या मैं भी बलवे का दोषी हूं? हाँ, बिल्कुल। कानून यही कहता है, अगर आप उस गैर कानूनी मकसद वाली भीड़ का हिस्सा है, तो हर सदस्य उस भीड़ द्वारा की गई हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अरे वाह! यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत और चेतावनी है।
और परीक्षा के लिहाज से ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्रश्न संख्या 33 सीधा इसी पर बना है। सवाल है कि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल प्रयोग करने पर हर सदस्य किस अपराध का दोषी होता है? जवाब साफ है, बलवा। ठीक है, तो फिर दंगा क्या है? लोग बलवा और दंगा को एक ही समझ लेते हैं। मान लीजिए बस स्टॉप पर दो लोग आपस में बुरी तरह लड़ पड़ते हैं और भीड़ लग जाती है, क्या ये बलवा है? नहीं, ये दंगा यानी अफरे है। दंगा बहुत छोटा और विशिष्ट अपराध है। इसके लिए 3 चीजें चाहिए। क्या है वो 3 चीजें? 1. 2 या ज्यादा लोग। 2. लड़ाई किसी सार्वजनिक जगह पर होनी चाहिए। और 3. उस लड़ाई से आम लोगों की शांति भंग हो। बलवा एक समूह द्वारा किसी खास मकसद से की गई हिंसा है, जबकि दंगा 2-4 लोगों की आपसी लड़ाई है जो पब्लिक में हो रही हो। ये अंतर जानना वाकई बहुत जरूरी है। चलिए अब एक आखिरी टॉपिक पर आते हैं जहां लोग हमेशा उलझते हैं, चोरी, लूट और डकैती। इसे एक आसान से उदाहरण से समझाइए। इसे एक फिल्म की कहानी की तरह समझते हैं। सीन 1, एक आदमी चुपके से आपकी जेब से पर्स निकालकर भाग जाता है। ठीक है। ये है चोरी। बेईमानी से बिना आपकी इजाजत के आपकी चीज ले ली। सीन 2, वही आदमी पर्स निकालते हुए पकड़ा जाता है। भागने के लिए वो आपको धक्का देता है या चाकू दिखाकर डराता है। ओके। अब ये चोरी नहीं रही, ये लूट बन गई। जैसे ही चोरी में तत्काल हिंसा या उसका डर जुड़ जाता है, वो लूट बन जाती है। ठीक है, चोरी प्लस हिंसा बन गई लूट। तो फिर डकैती क्या है? जब बहुत बड़े स्केल पर लूटो। स्केल पर नहीं, लोगों की संख्या पर। जब वही लूट वाला काम 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो कानून उसे डकैती कहता है। अच्छा, 5 लोग। हाँ, इसे ऐसे समझिए, एक अकेला अपराधी चोर या लुटेरा है, लेकिन 5 लोग मिलकर जब लूट करते हैं तो वो एक संगठित गिरोह बन जाते हैं। यह समाज के लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। कानून इस संगठन को ही एक अलग और ज्यादा गंभीर अपराध मानता है। तो सारा खेल उस 5 के आंकड़े का है। हाँ, और ये वो जादुई नंबर है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 7 को देखिए, सीधे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति मिलकर अपराध करें तो उसे डकैती माना जाता है। सही उत्तर है 5 या अधिक। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? कानून इस अपराध को इतना गंभीर क्यों मानता है? और मैंने सुना है कि सिर्फ इसकी तैयारी करना भी एक बड़ा जुर्म है। आपने सही सुना है, और आपका सवाल ही इसका जवाब है। कानून डकैती को इतना गंभीर इसलिए मानता है क्योंकि ये एक संगठित अपराध है। ये अचानक नहीं होता, इसके लिए योजना बनती है, हथियार जुटाए जाते हैं। इसीलिए कानून अपराध होने का इंतजार नहीं करता। डकैती करने की तैयारी करना भी अपने आप में एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। कानून ऐसे संगठित गिरोहों को पनपने से पहले ही कुचल देना चाहता है। आज हम उस गाइड बुक को समझने की कोशिश करेंगे जो हर पुलिस अधिकारी के हाथ में होती है, या कहूं कि होनी ही चाहिए। हम बात कर रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की। और अब उसकी जगह लेने वाला नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। बिल्कुल, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये आप कह सकते हैं वो लक्ष्मण रेखा है जो बताती है कि एक पुलिस अधिकारी की शक्ति कहाँ शुरू होती है और जो सबसे जरूरी है कहाँ खत्म होती है। बिल्कुल, ये वो नियम है जो तय करते हैं कि आप किसी को गिरफ्तार कैसे करेंगे, सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे और मामला अदालत तक कैसे लेके जाएंगे। आज हम 3 सबसे जरूरी पड़ावों पर गहराई से बात करेंगे: FIR, गिरफ्तारी और जमानत। और हम सिर्फ सेक्शन नंबर नहीं रटेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप थाने में होंगे या फील्ड पर तो इन नियमों का असल मतलब क्या होता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। तो मान लीजिए थाने में फोन बजता है या कोई शख्स लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है और कहता है मेरे साथ जुर्म हुआ है। यहाँ से पुलिस का काम शुरू होता है। लेकिन हर शिकायत पर एक जैसी कार्रवाई तो नहीं होती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कानून का सबसे पहला और सबसे जरूरी फिल्टर काम करता है। कानून जो है वो अपराधों को 2 हिस्सों में बांटता है, संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। जरूर, इसे ऐसे समझिए, संज्ञेय अपराध गंभीर होते हैं, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार। ये ऐसे अपराध हैं जिन्हें सिर्फ व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है और पुलिस को मतलब तुरंत हरकत में आना होता है। और असंज्ञेय अपराध वो कम गंभीर माने जाते हैं, जैसे किसी ने गाली गलौज कर दी या कोई मामूली हाथापाई हो गई,
मानहानि का मामला हो गया। इनमें पुलिस को सीधे तौर पर दखल देने की शक्ति नहीं दी गई है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये दो लोगों के बीच का मामला है जिसे अदालत सुलझा सकती है। पुलिस का सारा ध्यान और सारे संसाधन गंभीर अपराधों पर होने चाहिए। तो यही वो फर्क है जो तय करता है कि एफआईआर दर्ज होगी या कुछ और। बिल्कुल, यही वो लकीर है। अगर शिकायत किसी संज्ञेय अपराध की है तो बीएनएसएस की धारा 173, जो पहले सीआरपीसी की धारा 154 थी। जी, तो उस धारा 173 के तहत पुलिस अधिकारी के लिए एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है। अनिवार्य? हाँ, इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। लंच टाइम है या स्टाफ नहीं है जैसा कोई जवाब वो दिया ही नहीं जा सकता। यह आपकी पहली और सबसे बड़ी ड्यूटी है। एफआईआर का मतलब है जांच का मीटर डाउन, एक्शन शुरू। सही कहा आपने। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस को बीएनएसएस की धारा 175 के तहत जांच शुरू करने की शक्ति मिल जाती है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के किसी आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अगर मामला असंज्ञेय है तब सिर्फ एक एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होती है और उसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी जाती है। ऐसे मामले में पुलिस न तो बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है और न ही मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना जांच शुरू कर सकती है। मतलब एक में आपके पास पूरी ताकत है और दूसरे में आपके हाथ लगभग बंधे हुए हैं जब तक कि मजिस्ट्रेट हरी झंडी न दे। ये फर्क समझना हर नए अफसर के लिए बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी, क्योंकि यहीं से सही और गलत कार्रवाई का फैसला होता है। ठीक है, तो एक गंभीर अपराध की सूचना मिली, एफआईआर दर्ज हो गई और जांच की हरी झंडी भी मिल गई। अब बात आती है उस व्यक्ति को पकड़ने की जिस पर आरोप है, गिरफ्तारी। ये शायद पुलिसिंग का सबसे ताकतवर और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। इसे लेकर बीएनएसएस में क्या खास नियम है? गिरफ्तारी को लेकर जो सबसे मजबूत नियम है वो एक तरह से संविधान से आता है और उसे बीएनएसएस की धारा 58 में दोहराया गया है। ये नियम कहता है कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे? जी, 24 घंटे के अंदर सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक अटल नियम है। इस पर इतना जोर क्यों है? 24 घंटे ही क्यों? क्योंकि ये नियम व्यक्ति की आजादी और पुलिस की शक्ति के बीच एक संतुलन बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ना रख सके, उस पर कोई दबाव ना बना सके या आप समझ रहे हैं, उसके साथ कोई ज्यादती ना कर सके। इस 24 घंटे में गिरफ्तारी की जगह से कोर्ट तक ले जाने का जो जरूरी समय है वो शामिल नहीं है, लेकिन उसके अलावा 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाती। मुझे याद है 2017 की परीक्षा में ये सवाल सीधे सीधे पूछा गया था। अच्छा। हाँ, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटों के भीतर पेश किया जाना चाहिए? जवाब है 24 घंटे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मानवाधिकारों की रक्षा की पहली दीवार है। और इसी से जुड़ा एक और नियम है, बीएनएसएस की धारा 50। ये धारा पुलिस को ये अधिकार देती है कि गिरफ्तारी के समय अगर उस व्यक्ति के पास से कोई हथियार मिलता है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। अच्छा, ये तो सेफ्टी के लिए जरूरी है। जी, ये गिरफ्तार करने वाले अधिकारी, आरोपी और आसपास के लोगों सबकी सुरक्षा के लिए है। गिरफ्तारी से जुड़ा एक और मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है, हथकड़ी का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर काफी सख्त रोक लगाई हुई थी। क्या बीएनएसएस में इसे लेकर कुछ बदला है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि बहस का मुद्दा भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय है और किसी व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है, जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है या उसके भागने का पूरा अंदेशा है। लेकिन बीएनएसएस अब कुछ खास तरह के गंभीर अपराधों में, जैसे संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधियां या जो बार बार अपराध करने वाले आदतन अपराधी होते हैं, अच्छा, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जी, उनके मामले में हथकड़ी के इस्तेमाल की इजाजत देता है। तो ये एक तरह का विरोधाभास हो गया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले हैं और दूसरी तरफ ये नया कानून। एक अफसर को फील्ड पर क्या करना चाहिए? उसे बहुत सावधान रहना होगा। कानून अब इजाजत देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर मामले में इसका इस्तेमाल किया जाए। अधिकारी को अपनी केस डायरी में यह साफ साफ लिखना होगा कि उसने हथकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया और उसके पास ऐसा करने के क्या ठोस कारण थे। मतलब जवाबदेही बढ़ गई है। बिल्कुल, ये एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और जवाबदेही के साथ करना होगा। तो गिरफ्तारी हो गई, 24 घंटे में पेशी भी हो गई। अब कहानी का अगला मोड़ आता है जमानत यानी बेल।
यहाँ भी अपराधों को दो हिस्सों में बांटा गया है, जमानती और गैर जमानती। ये क्या होता है? बीएनएसएस की धारा 21C इसे साफ करती है। जमानती अपराध वो हैं जो कम गंभीर प्रकृति के हैं और कानून में जिन्हें जमानती बताया गया है। ऐसे मामलों में जमानत पाना आरोपी का उसका अधिकार है। अधिकार है? जी, अधिकार। पुलिस थाने से ही जमानत दे सकती है। ये पुलिस या कोर्ट का कोई एहसान नहीं है। और गैर जमानती? वो तो नाम से ही साफ है। हाँ, गैर जमानती अपराध गंभीर होते हैं। इनमें जमानत देना या न देना ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। अदालत देखती है कि अपराध कितना गंभीर है, आरोपी के भाग जाने का कितना खतरा है, क्या वो बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही कोर्ट जमानत पर फैसला करती है। मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं। क्या बीएनएसएस इस समस्या के लिए कोई समाधान लेकर आया है? हाँ, और ये बीएनएस का एक सबसे मैं कहूँगा प्रगतिशील और जरूरी बदलाव है। ये है धारा 479। धारा 479? जी, ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है, मतलब उसे पहले किसी मामले में सजा नहीं हुई है और उसने अपने ऊपर लगे अपराध की अधिकतम सजा का 1/3 1/3 हिस्सा पहले ही जेल में काट लिया है। 1/3? पहले तो ये सीआरपीसी में आधा था, है ना? बिल्कुल, पहले ये सीमा सजा का आधा हिस्सा थी, जिसे अब घटाकर 1/3 कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। सोचिए, अगर किसी अपराध में अधिकतम सजा 3 साल है और आरोपी 1 साल से जेल में बंद है और मुकदमा अभी चल ही रहा है, तो उसे बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, और इसमें जेलर की भी ये ड्यूटी लगा दी गई है कि वो कोर्ट को ऐसे कैदियों के बारे में बताए। लेकिन इसमें भी कोई शर्त तो होगी, ऐसा तो नहीं कि कोई गंभीर अपराधी भी इसका फायदा उठा ले? हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त है। ये सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी जिन पर एक ही समय में एक से ज्यादा मामलों में मुकदमा चल रहा है। इसका मकसद साफ है, जेलों की भीड़ कम करना और उन लोगों को राहत देना जो सालों तक बिना सजा के जेल में पड़े रहते हैं। ये बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन के सिद्धांत को मजबूत करता है। अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि बीएनएसएस सिर्फ पुराने कानून का नया कवर नहीं है, ये पुलिसिंग के तौर तरीकों में भी कुछ बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। तकनीक और पारदर्शिता पर काफी जोर है। बहुत ज्यादा। शायद सबसे बड़ा बदलाव है फोरेंसिक जांच को लेकर। बीएनएसएस कहता है कि अब 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक टीम द्वारा क्राइम सीन की जांच करना और सबूत इकट्ठा करना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि अब सिर्फ गवाहों के बयानों या आरोपी के कबूलनामे पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल, ये भारतीय पुलिसिंग में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव है। इसे कन्फेशन बेस्ड पुलिसिंग से एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग? जी, अब पुलिस को वैज्ञानिक सबूत जुटाने होंगे। इससे होता यह है कि एक तो केस मजबूत होता है और सजा होने की दर बढ़ती है, और दूसरा, पुलिस पर लगने वाले 3rd डिग्री या जबरदस्ती कबूल करवाने के आरोप भी कम होते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हमारे पास देश में इतनी फोरेंसिक लैब्स और इतने ट्रेन्ड लोग हैं कि हर गंभीर अपराध में ये जांच हो सके? ये एक बहुत ही जायज और बड़ी चुनौती है। अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन कानून बनाकर सरकार ने एक दिशा तय कर दी है। अब राज्यों को इस दिशा में काम करना होगा, नई लैब्स बनानी होंगी और पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देनी होगी। इसी तरह पारदर्शिता के लिए बीएनएसएस की धारा 176(3) के तहत गंभीर अपराधों में क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है। और तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया का क्या? उसमें भी तो बहुत आरोप लगते हैं। उसके लिए भी समाधान लाया गया है। धारा 105 और 185 के तहत अब किसी भी तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग? जी, सोचिए इसका कितना बड़ा असर होगा। कल को कोर्ट में कोई ये नहीं कह सकता कि पुलिस ने अपनी तरफ से कोई चीज रख दी या सबूत से छेड़छाड़ की। सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड होगा। ये तो पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। चलिए, अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। कुछ ऐसी धाराएं हैं जो दशकों से हर पुलिस वाले की जुबान पर थीं। देखते हैं कि बीएनएसएस में उनका नया पता क्या है और वो क्यों जरूरी है। जरूर। एक सवाल लेते हैं जो 2021 की परीक्षा में आया था। पीड़ित मुआवजा योजना, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, सीआरपीसी की किस धारा में थी? ये थी धारा 357A। जी, इसका मकसद था कि अपराध के शिकार लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले। अब बीएनएसएस में ये प्रावधान धारा 396 में दिया गया है। धारा बदल गई है पर मकसद वही है। बिल्कुल, पीड़ित को न्याय प्रक्रिया में अकेला ना महसूस होने देना। तो आज हम कुछ ऐसे अदालती फैसलों की गहराई में उतर रहे हैं
सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बिल्कुल। बल्कि ये वो कहानियां हैं जहां सरकार, नागरिक और हाँ, संविधान के बीच बड़ी और जरूरी टक्करें हुई। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने उन कानूनों को कैसे तराशा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये फैसले दिखाते हैं कि कानून सिर्फ किताबों में लिखे गए मतलब बेजान शब्द नहीं है, हाँ, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसे समाज की जरूरतों के हिसाब से ढाला जाता है। अच्छा, आज हम देखेंगे कि कैसे अदालतों ने कानूनों में मौजूद खाली जगहों को भरा, उनकी सख्त व्याख्याओं को नरम किया और ये सुनिश्चित किया कि कानून का असली मकसद जिंदा रहे, चाहे वो किसी के सम्मान की रक्षा हो या हमारे पर्यावरण का संरक्षण। चलिए तो शुरुआत करते हैं सामाजिक न्याय से जुड़े एक बहुत ही संवेदनशील कानून से। जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे हम आमतौर पर SC/ST एक्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, हाल ही में एक यूट्यूबर से जुड़ा मामला सामने आया। हाँ। सवाल ये था कि क्या किसी SC/ST समुदाय के सदस्य को सिर्फ भला बुरा कह देना इस कानून के तहत अपराध माना जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ किया कि इस कानून के तहत मामला तब बनता है जब किसी को उसकी जाति की वजह से जानबूझकर अपमानित किया जाए। अच्छा, मतलब इरादा देखना होगा। बिल्कुल, सिर्फ भला बुरा कहना काफी नहीं है, ये साबित करना होगा कि निशाना उसकी जाति थी और ऐसा करने के पीछे इरादा अपमानित करने का था। मतलब इरादा और संदर्भ सबसे अहम है। सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल काफी नहीं है, उन शब्दों के पीछे की मंशा देखनी होगी। एकदम सही। इसी कानून से जुड़ा एक और अहम मुद्दा अग्रिम जमानत का था, जहां सुभाष काशीनाथ महाजन मामले में काफी बड़ा विवाद हुआ था। हाँ, 2018 का वो फैसला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पहली नजर में मामला झूठा या किसी को फंसाने के इरादे से किया गया लगे तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है। कोर्ट को लगा कि इस सख्त कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए कुछ सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। लेकिन इस फैसले का तो जबरदस्त विरोध हुआ था, है ना? बहुत ज्यादा। कई सामाजिक संगठनों और लोगों को लगा कि इससे कानून कमजोर हो जाएगा और पीड़ितों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। सड़कों पर प्रदर्शन भी हुए थे। बिल्कुल, और वो विरोध इतना बड़ा था कि संसद को दखल देना पड़ा। अच्छा, सरकार ने कानून में संशोधन करके अग्रिम जमानत न देने के प्रावधान को फिर से बहाल कर दिया। तो ये मामला इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे न्यायिक फैसलों और सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रिया के बीच एक संवाद चलता रहता है। हाँ, और कभी-कभी विधायिका को न्यायिक व्याख्या को बदलने के लिए आगे आना पड़ता है। SC/ST एक्ट में हमने इरादे की अहमियत देखी। चलिए देखते हैं कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े पॉक्सो कानून में अदालत ने इरादे और एक्शन की व्याख्या कैसे की। ओहो, वो मामला? जहां एक हाई कोर्ट के फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। जी, वो सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य का 2021 का मामला था और वो फैसला सचमुच चौंकाने वाला था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर यौन हमले में त्वचा से त्वचा का संपर्क यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो उसे पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं माना जाएगा। क्या? जी, इस मामले में आरोपी ने बच्ची को कपड़ों के ऊपर से छुआ था। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब तर्क है। मतलब कोई पेरेंट सिर्फ दस्ताने पहनकर या कपड़ों के ऊपर से छूकर कानून से बच निकले? यही। ये तो कानून की मंशा का ही मजाक बनाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पूरे देश में इसी बात पर बहस छिड़ गई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अटॉर्नी जनरल की अपील पर कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। अच्छा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा कि कानून का मकसद बच्चे को यौन इरादे से किए गए किसी भी स्पर्श से बचाना है। हाँ। स्पर्श कपड़ों के ऊपर से हो या सीधे त्वचा पर, अगर इरादा यौन शोषण का है तो वो अपराध है। इस फैसले ने कानून की भावना को उसके शब्दों की संकीर्ण व्याख्या से ऊपर रखा। तो हमने देखा कि कैसे अदालतें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानूनों को और मजबूत बना रही हैं। इसी कड़ी में एक और सामाजिक बुराई है दहेज। जी। क्या कम दहेज लाने पर एक महिला को उसके मायके में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता माना जा सकता है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में इसे न सिर्फ मानसिक क्रूरता माना, अच्छा, बल्कि इसे एक सतत अपराध यानी कंटिन्यूइंग ऑफेंस का दर्जा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब हुआ, सतत अपराध? इसका मतलब है कि हर वो दिन जब महिला को अपने पति के घर आने से रोका जाता है, वो अपराध का एक नया दिन होता है। ओह, इससे महिला को कानूनी कार्रवाई करने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं रहती। ये फैसला क्रूरता की परिभाषा को सिर्फ शारीरिक चोट से कहीं आगे ले जाता है।
और मानसिक पीड़ा को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है। बिल्कुल। सामाजिक बुराइयों के अलावा एक और चीज है जो हमारे सिस्टम को खोखला करती है, भ्रष्टाचार। चलिए देखते हैं कि इस मोर्चे पर अदालतें कैसे प्रक्रिया और न्याय के बीच संतुलन बनाती हैं। एक मामला था शिवेंद्र नाथ वर्मा बनाम भारत संघ। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प केस था। इसमें हुआ ये कि ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले का संज्ञान ले लिया, लेकिन ऐसा करने से पहले जो सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेनी होती है वो नहीं ली गई थी। अच्छा, मंजूरी बाद में आई। एक मिनट, मतलब ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी आने से पहले ही केस शुरू कर दिया? ये तो सुनने में बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक गलती लगती है। लगती है, बिल्कुल। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्यवाही रद्द कर दी? यही तो इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक प्रक्रियात्मक गलती थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा, क्या इस गलती की वजह से न्याय का गला घोटा गया? क्या आरोपी के साथ कोई अन्याय हुआ? जवाब था नहीं। अच्छा। चूंकि मंजूरी बाद में आ ही गई थी, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस एक तकनीकी गलती के आधार पर पूरी कार्रवाई को रद्द करना न्याय के हित में नहीं होगा। ये दिखाता है कि अदालतें अब प्रक्रिया के साथ साथ परिणाम पर भी ध्यान देती हैं कि असल में न्याय हुआ या नहीं। बिल्कुल। जनता के सरोकार से ही जुड़ा है पारदर्शिता का मुद्दा। हमारे पास सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट है जी, लेकिन यहाँ अक्सर निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच टकराव देखने को मिलता है। हाँ, ये हमेशा होता है। सौरव दास बनाम भारत संघ मामले में कोलेजियम की बैठकों को लेकर यही सवाल उठा। हाँ, ये एक क्लासिक टकराव था। याचिका में मांग की गई थी कि जजों की नियुक्ति करने वाले कोलेजियम की बैठकों की पूरी कार्यवाही सार्वजनिक की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोलेजियम में होने वाली हर तरह की चर्चा, हर जज की राय, ये सब सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इससे पारदर्शिता पर आंच नहीं आती? अगर जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही गुप्त रहेगी तो फिर जवाबदेही कैसे तय होगी? ये तो निजता के नाम पर पारदर्शिता को कम करने जैसा नहीं है? ये एक बहुत जायज सवाल है और कोर्ट ने भी इस पर विचार किया। उनका तर्क ये था कि अगर हर चर्चा को सार्वजनिक कर दिया गया तो जज खुलकर अपनी राय नहीं रख पाएंगे। अच्छा। उन पर बाहरी दबाव का खतरा बढ़ जाएगा, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंतिम निर्णय, जो एक प्रस्ताव के रूप में होता है, उसे ही वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। मतलब ये पारदर्शिता और न्यायिक विचार विमर्श की गोपनीयता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने का प्रयास है। बिल्कुल। सार्वजनिक हित की बात हो रही है तो पर्यावरण से बड़ा सार्वजनिक हित क्या हो सकता है? सही बात है। यहाँ भी अदालतों ने कुछ बहुत ही दूरगामी फैसले दिए हैं। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ का मामला काफी मशहूर है। हाँ, 1996 का वो मामला। वो तमिलनाडु की पल्लार नदी को चमड़ा टैनरियों के प्रदूषण से बचाने के बारे में था। हाँ। और उस एक फैसले ने भारत में पर्यावरण कानून की दिशा ही बदल दी। कैसे? कोर्ट ने 2 विश्व प्रसिद्ध सिद्धांतों को भारतीय कानून का हिस्सा बना दिया। पहला, एहतियाती सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। जी, जिसका सीधा मतलब है कि अगर किसी काम से पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है तो वैज्ञानिक सबूत के इंतजार में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। मतलब खतरे की आशंका ही कार्रवाई करने के लिए काफी है। एकदम। और दूसरा सिद्धांत था प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। बिल्कुल। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रदूषण फैलाने वाला सफाई का खर्च देगा। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। इसका मतलब है कि प्रदूषण से पर्यावरण और लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कंपनी को करनी होगी। वेल्लोर मामले में कोर्ट ने तो एक मुआवजा कोष बनाने का भी आदेश दिया था, ताकि सिद्धांत सिर्फ कागजी ना रहे बल्कि आर्थिक रूप से असरदार बने। सही। और जब बात पर्यावरण की हो तो वन्य जीवों को कैसे भूल सकते हैं? टीएन गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ का एक मामला एशियाई जंगली भैंसों से जुड़ा था। जी, ये मामला छत्तीसगढ़ में विलुप्त होने की कगार पर पहुंची जंगली भैंसों की नस्ल को बचाने के लिए था। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक आदेश देकर अपना काम खत्म नहीं किया। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने एक तरह से एक प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र की एकीकृत वन्यजीव आवास विकास योजना को लागू करने के लिए एक-एक करके विस्तृत निर्देश दिए। जैसे जंगली और घरेलू भैंसों के बीच प्रजनन को कैसे रोका जाए ताकि नस्ल की शुद्धता बनी रहे,
उनके लिए चारागाह कैसे विकसित किए जाएं वगैरह वगैरह। यहाँ पर अदालत सिर्फ फैसला नहीं सुना रही बल्कि सरकार को बाकायदा निर्देश दे रही है कि काम कैसे करना है। जी। सोचिए, एक ऐसा समय था जब अदालत का दरवाजा सिर्फ वही खटखटा सकता था जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो। बिल्कुल, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप जाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो इतने गरीब थे या इतने डरे हुए थे कि अदालत तक पहुंच ही नहीं सकते थे? या फिर उस पूरे गांव का क्या जो किसी फैक्ट्री के प्रदूषण से धीरे धीरे बीमार पड़ रहा था? उनके लिए कौन लड़ता? और देखिए, इसी एक सवाल ने भारत के कानूनी इतिहास में एक क्रांति को जन्म दिया। एक ऐसा आइडिया जिसने न्याय की परिभाषा ही बदल दी, जिसका नाम है जनहित याचिका, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। बिल्कुल, एक ऐसा हथियार जिसने कानून के भारी भरकम दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। ये आपको और मुझे, हम में से किसी को भी उन लोगों की आवाज बनने की ताकत देता है जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। देखते हैं कि PIL आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक आम अदालती केस और एक जनहित याचिका में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, फर्क हित का है, मतलब किसके फायदे की बात हो रही है। अच्छा। एक सामान्य याचिका वो निजी हित के लिए होती है। मान लीजिए आपका अपने पड़ोसी से जमीन का कोई झगड़ा है, तो ये आपका निजी मामला है। हाँ, मैं अपने अधिकार के लिए अदालत जाऊंगी। बिल्कुल। लेकिन जनहित याचिका लोकहित या सामूहिक हित के लिए होती है। मतलब ये मेरे अकेले के फायदे के लिए नहीं है बल्कि इसका असर पूरे समाज या एक बड़े समूह पर पड़ना चाहिए। सही। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे किसी इलाके में फैक्ट्रियों से भयानक प्रदूषण फैल रहा हो जिससे हजारों लोग प्रभावित हों, या बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही हो, सरकारी योजनाओं में कोई बड़ा घोटाला हो, या फिर पर्यावरण की रक्षा का कोई मुद्दा हो। बिल्कुल। इसका मकसद किसी एक व्यक्ति को न्याय दिलाना नहीं बल्कि पूरे समाज का भला करना है, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। मुझे हमारे सोर्स में एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई। क्या? ये PIL का जिक्र हमारे संविधान या किसी कानून की किताब में है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही तो इसे इतना अनोखा और शक्तिशाली बनाता है। मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जजों ने खुद बनाया है। जी हाँ, ये कानून की किताबों से नहीं बल्कि न्याय की जरूरत से पैदा हुई एक खोज है। न्यायपालिका ने महसूस किया कि देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं सकता, और उन तक पहुंचने के लिए मौजूदा नियमों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। ये न्यायपालिका का एक बहुत साहसिक कदम था। तो ये क्रांतिकारी विचार आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। यह 1960 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ था। अच्छा। वहां इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन कहा जाता था और मकसद भी वही था, उन दबे कुचले शोषित वर्गों को कानूनी मदद देना जिनकी पहुंच वकीलों तक नहीं थी। तो ये एक अमेरिकन आइडिया था, लेकिन इसे भारत में कौन लाया? मतलब वो कौन लोग थे जिन्होंने इस विचार को एक भारतीय हकीकत में बदला? यहाँ पर दो नाम इतिहास में दर्ज हो गए हैं। स्टूडेंट अलर्ट, ये नाम परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। जी हाँ, पहले थे जस्टिस PN भगवती, जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। उन्हें भारत में जनहित याचिका का जनक यानी फादर ऑफ PIL इन इंडिया कहा जाता है। और दूसरे थे जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। इन दोनों ने मिलकर भारत में PIL की नींव रखी। और एक नाम और भी है जो अक्सर लिया जाता है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी का। उन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जहां जस्टिस भगवती और अय्यर ने न्यायिक दरवाजे खोले, वहीं वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी वो पहली थी जो उस दरवाजे से अंदर गईं। उन्होंने 100 से भी ज्यादा PILs दाखिल की और भारत की पहली और सबसे प्रभावशाली PIL भी उन्हीं की देन है। आप 1979 के हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इस केस के पीछे की कहानी क्या थी? ये एक दहला देने वाला मामला था। पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने एक अखबार में बिहार की जेलों पर एक लेख पढ़ा। उस लेख में बताया गया था कि हजारों कैदी, जिन्हें विचाराधीन कैदी कहते हैं, वो सालों से जेलों में बंद थे। बिना सुनवाई के? बिना सुनवाई के। कई तो ऐसे थे कि जिस छोटे मोटे अपराध के लिए उन्हें पकड़ा गया था, उसकी अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय वो जेल में काट चुके थे। एक मिनट, मतलब किसी पर छोटी मोटी चोरी का इल्जाम है जिसकी सजा शायद 6 महीने होती, हाँ। और वो इंसान 5 साल से जेल में बस इसलिए बंद है क्योंकि उसका केस अदालत तक आया ही नहीं। बिल्कुल यही हो रहा था। और इस एक याचिका की सुनवाई के बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 40,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया। 40,000?
ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। जी, मतलब हजारों लोग बस इसलिए जेल में थे क्योंकि किसी ने उनकी सुध ही नहीं ली। यही तो पीआईएल की ताकत है। उसने उस खामी पर सीधी चोट की और इसी केस ने एक और ऐतिहासिक चीज स्थापित की, वो क्या? निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वकील नहीं रख सकता तो उसे सरकारी खर्चे पर वकील मुहैया कराना राज्य की जिम्मेदारी है। ये अब एक मौलिक अधिकार है। ये तो सच में एक शक्तिशाली टूल है, पर इसे इस्तेमाल कौन कर सकता है? क्या इसके लिए वकील होना जरूरी है? नहीं, यही तो इसका सबसे बड़ा बदलाव था। पहले कानून में एक सिद्धांत था, लोकस स्टैंडी, जिसका मतलब है सुनवाई का अधिकार। सही। इसके तहत सिर्फ वही व्यक्ति अदालत जा सकता था जो सीधे तौर पर प्रभावित हो। मतलब जिसका घर टूटा है वही केस कर सकता है, जिसका पैसा डूबा है वही केस कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन पीआईएल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सदियों पुराने नियम को नरम कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी, अशिक्षा या किसी और मजबूरी की वजह से अदालत नहीं आ सकता तो उसकी जगह कोई और भी आ सकता है। तो अब कौन जा सकता है? अब कोई भी नागरिक, कोई भी गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ या कोई भी सामाजिक संस्था उन लोगों की तरफ से याचिका दायर कर सकती है। आप और हम भी किसी भी सामूहिक हित के मुद्दे पर। यह सोचना ही कमाल है कि एक साधारण चिट्ठी या पोस्टकार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट एक याचिका मानकर सुनवाई कर सकता है। ये तो सच में न्याय को लोकतांत्रिक बनाने जैसा है। अच्छा, तो इसे कहाँ और किसके खिलाफ दाखिल कर सकते हैं? इसे 2 जगहों पर दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी राज्य के हाईकोर्ट में, या फिर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। निचली अदालतों के चक्कर ही नहीं काटने पड़ेंगे। यही तो इसकी सबसे क्रांतिकारी बात है। अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, आपको ये असाधारण अधिकार देता है। यहाँ एक और जरूरी सवाल आता है, PYQ अलर्ट। क्या किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ पीआईएल दाखिल की जा सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है सीधे तौर पर नहीं। अच्छा, पीआईएल सिर्फ राज्य के खिलाफ हो सकती है। अब राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार नहीं, बल्कि नगरपालिका, सरकारी विभाग, कोई भी सरकारी संस्था। लेकिन मान लीजिए कोई प्राइवेट फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है, तो मैं क्या करूं? यहाँ एक पेच है। आप उस निजी कंपनी को सरकार के साथ सह प्रतिवादी यानी को रेस्पोंडेंट बना सकते हैं। जरा समझाइए। आपके उदाहरण में प्रदूषण फैलाने वाली प्राइवेट फैक्ट्री पर सीधे पीआईएल नहीं होगी, लेकिन आप उस फैक्ट्री और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों के खिलाफ एक साथ याचिका दायर कर सकते हैं। क्योंकि उस फैक्ट्री को नियमों का पालन करवाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी अंततः सरकारी संस्था की ही बनती है। समझ गई। ये बहुत जरूरी जानकारी है। चलिए, अब इसके असली असर की बात करते हैं। जमीन पर क्या बदला? हमारे सोर्स में कई ऐसे केस हैं जो दिखाते हैं कि पीआईएल ने भारत के समाज को कैसे बदला है। इसका प्रभाव बहुत गहरा है। पर्यावरण से शुरू करते हैं। एक नाम है MC मेहता। भारत के ग्रीन लॉयर। जी, उन्होंने अनगिनत पीआईएल्स दाखिल की। उन्हीं की याचिकाओं की वजह से गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान बना और आगरा के उद्योगों से निकलने वाले धुएं से ताजमहल को बचाने के लिए कड़े नियम बनाए गए। मतलब ताजमहल को बचाने का श्रेय भी एक पीआईएल को जाता है। बिल्कुल। और सामाजिक अधिकारों के बारे में क्या? वहां भी इसका असर ऐतिहासिक रहा है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम का केस, इसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। बंबई नगर निगम ने झुग्गियों और फुटपाथ पर रहने वालों को हटाने का आदेश दिया। तब ओल्गा टेलिस ने पीआईएल डाली और कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला दिया। क्या फैसला था? कोर्ट ने कहा कि आजीविका का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि बिना आजीविका के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सही समझे। ये फैसला आज भी लाखों लोगों को बेघर होने से बचाता है। और एक और केस है जो सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, परमानंद कटारा बनाम भरत संघ। हाँ, जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए। एक इंसान सड़क पर तड़प रहा है, लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल पुलिस केस के डर से या पैसे न होने की वजह से उसे भर्ती करने से मना कर देता है। ये रोज हो रहा था। परमानंद कटारा की याचिका ने सिस्टम को झकझोर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, जान बचाना पहला कर्तव्य है, कागजी कार्रवाई बाद में। तो अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल किसी भी घायल व्यक्ति को इलाज देने से मना नहीं कर सकता। इस एक फैसले ने अनगिनत जानें बचाई हैं। और महिलाओं की सुरक्षा का जो बड़ा मुद्दा है,
उसमें भी PIL का कोई योगदान है? शायद सबसे बड़ा योगदान विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला मील का पत्थर है। उस समय तक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अच्छा। इस PIL की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। और बाद में इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर कानून बना। जी, कोर्ट ने उस खाली जगह को भरा जहां कानून मौजूद नहीं था। तो पर्यावरण की रक्षा से लेकर कैदियों के अधिकार, फुटपाथ पर रहने वालों की गरिमा और महिलाओं की सुरक्षा तक, ऐसा लगता है कि PIL ने आधुनिक भारत के समाज और कानून को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल, इसने हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को सही मायनों में सार्थक और सुलभ बनाया है। हमने देखा कि जनहित याचिका समाज की भलाई के लिए कितना जरूरी औजार है, लेकिन सोर्स में अदालतों की तरफ से एक चेतावनी का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। अदालतें इस बारे में बहुत सख्त हैं। उन्होंने समय समय पर PIL के दुरुपयोग के खिलाफ आगाह किया है। किस तरह का दुरुपयोग? अगर कोई व्यक्ति निजी हित साधने, प्रचार पाने या किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए PIL का इस्तेमाल करता है, तो ये न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है। और ऐसे मामलों में अदालत क्या करती है? अदालतें ऐसी याचिकाओं को न सिर्फ खारिज करती हैं, बल्कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगा सकती हैं। ताकि ये संदेश साफ जाए कि ये एक गंभीर हथियार है, कोई खिलौना नहीं। बिल्कुल, मकसद हमेशा सच्चा लोकहित ही होना चाहिए, प्रचार हित नहीं। ये एक जरूरी संतुलन है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये है कि PIL को जजों ने उस खाली जगह को भरने के लिए बनाया था जहां सरकारें अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थीं। सही कहा। ये एक तरह से न्यायपालिका का कहना था कि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो हमें दखल देना पड़ेगा। और यहीं से न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म पे एक बड़ी बहस शुरू होती है ना? बिल्कुल। एक तरफ इसने करोड़ों लोगों को वो न्याय दिया जो उन्हें शायद कभी नहीं मिलता। तो आज हम 3 मुख्य अधिनियमों को समझेंगे। ये एक तरह से एक सुरक्षा कवच की 3 अलग-अलग परतों की तरह है। सही कहा आपने। शादी के समय, शादी के बाद और बचपन में, ये तीनों पड़ावों पर सुरक्षा देते हैं। तो चलिए सुरक्षा कवच की पहली परत से शुरू करते हैं। 1961 का दहेज प्रतिशत अधिनियम काफी पुराना है पर जरूरी आज भी है। हाँ, इसमें कुल 10 धाराएं हैं और इसकी सबसे बुनियादी बात यह है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। दोनों ही अपराध हैं, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानून की नजर में दहेज आखिर है क्या। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो धारा 2 इसे साफ करती है। कोई भी प्रॉपर्टी या कीमती चीज जो शादी की एक शर्त के तौर पर मांगी जाए, चाहे शादी से पहले, उसके दौरान या बाद में। मतलब मांग का होना सबसे जरूरी है। एकदम। अगर मांग नहीं है और माता पिता अपनी मर्जी से कुछ दे रहे हैं, जैसे कोई महंगा तोहफा, हाँ, तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। स्वेच्छा से दिए गए उपहार दहेज नहीं है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मेहर होता है वो भी दहेज नहीं है। यहाँ पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। मैंने पिछले सालों के पेपर्स में देखा है कि परीक्षक अक्सर 2 चीजों की सजा में फंसाने की कोशिश करते हैं। कौन सी 2 चीजें? दहेज लेना और दहेज मांगना। ये एक क्लासिक जाल लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कानून इन दोनों को 2 अलग-अलग अपराध मानता है और सजा भी अलग-अलग है। तो फिर चलिए इस अंतर को साफ साफ समझ लेते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? तो देखिए, धारा 3 है दहेज लेने या देने के बारे में। ठीक है। और ये एक, आप कह सकते हैं, बड़ा अपराध है। इसकी सजा कम से कम 5 साल की जेल है। 5 साल? जी। और साथ में कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना, या फिर दहेज की जो भी कीमत हो, अगर वो ज्यादा है तो उतना जुर्माना। अच्छा, और अगर सिर्फ मांगा गया हो, मतलब लेन देन हुआ ही ना हो? वो आता है धारा 4 के तहत। अगर कोई सिर्फ दहेज की मांग करता है तो सजा है 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल। सिर्फ 2 साल तक? हाँ, और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। तो अंतर साफ है। लेन देन पर 5 साल और 15,000, सिर्फ मांगने पर 2 साल और 10,000। ये आंकड़े याद रखने बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और बहुत गंभीर अपराध है दहेज मृत्यु, यानी डाउरी डेथ। हाँ, भारतीय न्याय संहिता की धारा 80, जो पहले IPC 304B थी। इसकी क्या शर्तें हैं? कब माना जाएगा कि ये दहेज मृत्यु है? इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, महिला की मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई हो। ओके, 7 साल। दूसरी, मौत गैर कुदरती हो, जैसे जलने से या कोई चोट लगने से। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये साबित हो जाए कि मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए तंग किया गया था। और इसकी सजा तो बहुत सख्त होगी। बेहद सख्त। दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम सजा
7 साल की कैद है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। यह आंकड़ा सीधा परीक्षा में आता है। अच्छा, इस कानून में 2 और शब्द बहुत आते हैं, संज्ञेय और गैर जमानती। हाँ, धारा 8 के तहत। 1 मिनट, इनका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? संज्ञेय मतलब पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता, शिकायत पर तुरंत एक्शन हो सकता है। और गैर जमानती? मतलब जमानत मिलना आरोपी का हक नहीं है, ये जज के विवेक पर निर्भर करेगा। वाह। और सुना है कि सबूत का भार भी आरोपी पर होता है। जी, धारा 8 है यही कहती है, खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है। तो ये तो बहुत मजबूत कानूनी ढांचा है। खैर, अब आते हैं सुरक्षा कवच की दूसरी परत पर, मतलब शादी के बाद घर के अंदर होने वाली हिंसा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। हाँ, इसका दायरा तो दहेज से कहीं ज्यादा व्यापक है ना? बिल्कुल, 2005 का ये कानून दायरे में बहुत बड़ा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है धारा 3 में दी गई घरेलू हिंसा की परिभाषा। इसमें क्या क्या आता है? ये सिर्फ मारपीट यानी शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें यौन शोषण, ताने मारना, गाली गलौज मतलब मौखिक और भावनात्मक हिंसा, और सबसे जरूरी आर्थिक हिंसा भी शामिल है। आर्थिक हिंसा, इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे किसी महिला को खर्चे के लिए पैसे ना देना, उसकी नौकरी छुड़वा देना, उसकी सैलरी छीन लेना, ये सब आर्थिक हिंसा है। अच्छा। दहेज के लिए तंग करना भी इसी कानून के तहत घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। और परीक्षा के लिहाज से इस अधिनियम में एक पद बहुत जरूरी है, संरक्षण अधिकारी। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये इस कानून की रीढ़ की हड्डी है। ये कौन होता है और करता क्या है? आप इसे पीड़िता और कोर्ट के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। धारा 8 के तहत राज्य सरकार हर जिले में इनकी नियुक्ति करती है और कोशिश होती है कि एक महिला हो। और इनके काम? धारा 9 में इनके काम बताए गए हैं, जैसे मजिस्ट्रेट की मदद करना, हिंसा की रिपोर्ट बनाना, पीड़िता को मुफ्त कानूनी मदद दिलवाना, मेडिकल सहायता और जरूरत पड़ने पर शेल्टर होम तक पहुंचाना। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई संरक्षण अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से न करे तो? हाँ, और यही इसे परीक्षा के लिए जरूरी बनाता है। धारा 33 में साफ लिखा है कि अगर कोई संरक्षण अधिकारी अपना काम करने में नाकाम रहता है तो उसे 1 साल तक की जेल या 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने शिकायत की, तो उसके बाद कोर्ट में क्या होता है? क्या ये मामले भी सालों साल चलते हैं? नहीं, इस कानून में समय सीमा पर बहुत जोर है। अर्जी मिलने के 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई होनी चाहिए। सिर्फ 3 दिन के अंदर? जी, और कोशिश ये रहती है कि 60 दिनों के अंदर पूरा मामला निपटा दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट पीड़िता की मदद के लिए क्या-क्या कदम उठा सकते हैं? वो कई तरह के राहत आदेश दे सकते हैं, जैसे धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश, जिससे आरोपी को हिंसा करने से रोका जाता है। और घर में रहने को लेकर? उसके लिए धारा 19 में निवास आदेश है, जिससे महिला को साझा घर में रहने का अधिकार मिलता है, उसे निकाला नहीं जा सकता। और आर्थिक मदद? वो धारा 20 के तहत मिलती है, जिसमें गुजारा भत्ता शामिल होता है। ठीक है, तो हमने शादी से जुड़े 2 कानूनों को समझा। अब हम अपने सुरक्षा कवच की तीसरी और सबसे संवेदनशील परत पर आते हैं, पॉक्सो एक्ट 2012। हाँ, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही सख्त कानून। और 2019 में इसे और भी कठोर बनाया गया है। जी, इसका मकसद है बच्चों को यौन शोषण से बचाना और जल्द से जल्द न्याय दिलाना, और इसमें 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की, उसे बालक माना जाता है। बिल्कुल। चलिए सजा के आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि पॉक्सो में सजा बहुत सख्त है और यहीं से सवाल बनते हैं। दंड अपराध की गंभीरता और बच्चे की उम्र पर निर्भर करते हैं। जैसे धारा 4 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए कम से कम 10 साल की सजा है, जो उम्र कैद तक जा सकती है। और अगर पीड़ित बच्चा 16 साल से कम उम्र का हो तो न्यूनतम सजा सीधे 20 साल से शुरू होती है, 20 साल से लेकर उम्र कैद तक। और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है? एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये धारा 6 में है। ये तब होता है जब अपराध किसी पुलिस वाले, डॉक्टर या रिश्तेदार जैसे भरोसे के व्यक्ति ने किया हो। इसकी सजा? इसमें न्यूनतम सजा 20 साल से शुरू होकर उम्र कैद तक है, और कुछ मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान है। बाप रे! और लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील सामग्री बनाने जैसे अपराधों के लिए? धारा 12 के तहत लैंगिक उत्पीड़न के लिए 3 साल तक की जेल है, और धारा 14 जो अश्लील सामग्री बनाने से जुड़ी है, उसमें पहली बार अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और दोबारा करने पर न्यूनतम 7 साल की सजा। इस कानून की प्रक्रिया में ऐसा क्या खास है जो इसे बच्चों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाता है?
कई बातें हैं। पहली, धारा 24 के तहत विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं ताकि सुनवाई तेजी से हो। लक्ष्य होता है 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा करना। और बच्चे का बयान लेने की प्रक्रिया, वो तो बहुत डरावनी हो सकती है। बिल्कुल। इसीलिए धारा 24 कहती है कि बच्चे का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी लेगी, सादे कपड़ों में, और जहां तक हो सके बच्चे के घर पर या उसकी पसंद की जगह पर। मीडिया में पहचान उजागर करने पर भी रोक है ना? हाँ, बच्चे की पहचान को किसी भी तरह उजागर करना एक दंडनीय अपराध है। और इस पूरे कानून पर नजर कौन रखता है? इसकी निगरानी की जिम्मेदारी धारा 44 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की है। ये इस कानून का वॉचडॉग है। तो आज हमने 3 बहुत ही जरूरी कानूनों को समझा: दहेज प्रतिषेध, घरेलू हिंसा और पॉक्सो। सावधान, अगर आप ये धाराएं नहीं जानते हैं तो आप न केवल परीक्षा में असफल होंगे बल्कि बहुत भारी चालान भी भरेंगे। आज हम मोटर वाहन अधिनियम और उसके 2019 के जो कड़े संशोधन हैं उनकी परतें खोलने वाले हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की। जी। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है। इसमें मतलब 14 अध्याय हैं और 217 धाराएं हैं। काफी बड़ा है। हाँ, लेकिन आज हमारी जो चर्चा का केंद्र होगा वो होगा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, जो 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। अच्छा, नया वाला? जी। और इसने सिर्फ जुर्माने नहीं बढ़ाए हैं बल्कि सड़क पर हमारे व्यवहार को लेकर जो सोच है उसे बदलने की बहुत बड़ी कोशिश की है। सही कहा। तो आज का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि हम धाराओं और जुर्माने की रकम रट लें, बल्कि ये समझना है कि इन बदलावों के पीछे सोच क्या है। हाँ बिल्कुल। वो कौन सी बड़ी समस्याएं थी जिन्हें हल करने के लिए इतने कड़े नियम लाने पड़े, और ये जानकारी मतलब परीक्षा और असल जिंदगी दोनों में काम आएगी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कुछ ऐसी अवधारणाओं से शुरू करते हैं जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं है बल्कि सीधे सीधे इंसान की जिंदगी से जुड़ी हैं। जी। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्णिम घंटे की, गोल्डन आवर। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? ये शब्द जितना काव्यात्मक है उतना ही कह सकते हैं जीवनदायी भी है। धारा 21AA में इसे परिभाषित किया गया है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो किसी भी गंभीर सड़क हादसे के बाद का वो पहला 1 घंटा, जिसमें अगर घायल को तुरंत सही मेडिकल मदद मिल जाए तो उसके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो ये वो कीमती समय है। हाँ, जो असल में जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर खींचता है। तो ये गोल्डन आवर सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये असल में लोगों को सड़क पर मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक कानूनी ढांचा भी है। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि लोग पुलिस केस के डर से या कानूनी पचड़ों में फंसने के डर से मदद करने से हिचकिचाते थे। सही बात है। इस कानून ने नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन की जो अवधारणा है उसको बहुत मजबूत किया है। अब कानून ऐसे मददगार व्यक्ति को किसी भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से पूरी तरह बचाता है। मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। इसका मकसद ही यही है कि एक ऐसा समाज बने जहां लोग मदद के लिए आगे आए, डरे नहीं। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है हिट एंड रन के मामले। हाँ। अक्सर पीड़ित परिवार को पता भी नहीं चलता कि टक्कर किसने मारी, और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाता था। जी। और इसी कमी को दूर करने के लिए 2019 के संशोधन ने मुआवजे की राशि में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। हिट एंड रन मामलों में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा 25,000 रुपए से सीधा 8 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। 8 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है, हाँ, उस स्थिति में मुआवजे की राशि 12,500 रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। अच्छा। इसके पीछे का विचार साफ है, उस परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना जो अचानक एक संकट में फंस गया है, ताकि कम से कम इलाज का शुरुआती खर्च तो निकल सके। अब एक ऐसे नियम पर आते हैं जो शायद इस संशोधन का सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे कड़ा प्रावधान है। जी। और ये हर अभिभावक और गाड़ी के मालिक को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई नाबालिग मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो क्या होता है? ये एक बहुत ही सख्त प्रावधान है और इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है: सड़कों पर बच्चों की वजह से होने वाले हादसों को रोकना।
अगर कोई किशोर वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो कानून अब बच्चे को नहीं, बल्कि बड़ों को पकड़ता है। हाँ, बल्कि उसके अभिभावक या उस वाहन के मालिक को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराता है। मतलब गलती बच्चे की और सजा बड़ों को। लेकिन क्या ये हमेशा सही है? मान लीजिए किसी ने बिना बताए चाबी ले ली हो। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कानून का दृष्टिकोण ये है कि वाहन तक नाबालिग की पहुंच को रोकना अभिभावक या मालिक की जिम्मेदारी है। सजा इसीलिए इतनी गंभीर रखी गई है ताकि कोई लापरवाही की गुंजाइश ही ना बचे। दोषी पाए जाने पर अभिभावक या मालिक को 25,000 रुपए का भारी जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। 3 साल की जेल? ये तो बहुत गंभीर है। और इतना ही नहीं, उस वाहन का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यानी आरसी, वो भी 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ये नियम एक साफ संदेश देता है, अपनी गाड़ी की चाबी और अपने बच्चों की सुरक्षा दोनों को गंभीरता से लें। ये सिर्फ एक ट्रैफिक नियम नहीं, ये तो पेरेंटिंग से जुड़ी एक कानूनी जिम्मेदारी भी हो गई। बिल्कुल, ये तो वाकई एक गेम चेंजर नियम है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है, चालान की सूची। जी, लेकिन हम इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि समझेंगे कि किस अपराध के लिए कितनी सख्ती जरूरी समझी गई। सबसे पहले वो अपराध जो सबसे आम है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। धारा 181 के तहत पहले इस पर सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना था। हाँ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, जिसे लोग शायद एक छोटी मोटी असुविधा मानकर नजरअंदाज कर देते थे। अब इसे 10 गुना बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। 500 से सीधा 5,000? जी, और साथ में 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इस 10 गुना बढ़ोतरी के पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस कोई साधारण कागज नहीं है। जी, ये इस बात का सबूत है कि आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं और नियमों को जानते हैं। सही बात है। बिना लाइसेंस के सड़क पर आना मतलब एक तरह से एक अनट्रेन्ड व्यक्ति का हथियार लेकर घूमने जैसा है। तो 5,000 की रकम ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी इस बुनियादी नियम को हल्के में न ले। ठीक है, अब आते हैं उन अपराधों पर जो सीधे तौर पर दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। सबसे पहले शराब पीकर गाड़ी चलाना। यह धारा 185 के तहत शायद सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। कानून में खून में अल्कोहल की जो सीमा है वो 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तय की गई है। अगर कोई इससे ज्यादा नशे में पाया जाता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना है। और अगर कोई ये गलती दोहराता है तो सजा और भी ज्यादा कड़ी हो जाती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल और 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाप रे। जी, इस मामले में कानून कोई नरमी नहीं बरतता, क्योंकि ये सीधे सीधे किसी के जान लेने का कारण बन सकता है। इसी से जुड़ा है खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना या रैश ड्राइविंग। इसमें और ओवर स्पीडिंग में क्या फर्क है? देखिए, धारा 183 जो है वो ओवर स्पीडिंग पर लागू होती है, यानी तय गति सीमा से तेज चलाना। हल्के मोटर वाहन जैसे कार या जीप के लिए ये जुर्माना 1,000 से 2,000 रुपए है। और भारी वाहनों के लिए? उनके लिए 2,000 से 4,000 रुपए तक। लेकिन धारा 184 यानी खतरनाक ड्राइविंग इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। वो कैसे? इसमें सिर्फ तेज चलाना नहीं, बल्कि दूसरों की जान जोखिम में डालकर चलाना शामिल है, जैसे गलत साइड से ओवरटेक करना या स्टंट करना। अच्छा, और इसकी सजा भी ज्यादा होगी फिर? बिल्कुल, पहली बार में 6 महीने से 1 साल की जेल और 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना, और दूसरी बारी अपराध करने पर 2 साल तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। जहां दूसरों की जान को सीधा खतरा है, वहां जेल का प्रावधान जरूर है। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उन नियमों की जो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हम ही उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट। हेलमेट न पहनना अब बहुत महंगा पड़ सकता है। धारा 129 और 194B के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना तो है ही, लेकिन जो ज्यादा बड़ी सजा है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाना। अरे, लाइसेंस ही सस्पेंड हो जाएगा? जी, और ये नियम 4 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो या पीछे बैठा हो। लाइसेंस सस्पेंड होना तो जुर्माने से भी बड़ी बात है। एक तरह से आपकी गाड़ी चलाने की आजादी ही छीन ली जाती है। हाँ। क्या सीट बेल्ट के लिए भी इतनी ही सख्ती है? हेलमेट की तरह ही सीट बेल्ट भी एक जीवन रक्षक उपकरण है। धारा 194B के अनुसार सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना है। लोग अक्सर पिछली सीट पर बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते, लेकिन कानूनन यह आगे और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए अनिवार्य है।
अब एक ऐसे अपराध की बात करते हैं जो कानूनी होने से ज्यादा एक सामाजिक और नैतिक अपराध है। कौन सा? एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देना। हाँ, ये तो बहुत ही असंवेदनशील हरकत है और अब गैर कानूनी भी। हम सब ने सड़कों पर देखा है कि कैसे लोग एम्बुलेंस के सायरन को अनसुना कर देते हैं। शायद इसी संवेदनहीनता को तोड़ने के लिए अब इस पर 10,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। 10,000 रुपए? जी, सोच ये है कि शायद आर्थिक चोट लोगों की अंतरात्मा को जगा सके। एक और बुनियादी नियम है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, गाड़ी का बीमा। इंश्योरेंस। बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर क्या होता है? धारा 196 के तहत बिना बीमा के गाड़ी चलाना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, खासकर अगर कोई दुर्घटना हो जाए। पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल और 2,000 रुपए का जुर्माना है। और दूसरी बार में जुर्माना बढ़कर 4,000 रुपए हो जाता है। और ये जुर्माना तो कुछ भी नहीं है उस आर्थिक बोझ के सामने जो किसी दुर्घटना की स्थिति में बिना बीमा के उठाना पड़ सकता है। सही बात है। चलिए अब व्यावसायिक वाहनों की बात करते हैं। सड़कों पर अक्सर क्षमता से ज्यादा माल लादे हुए ट्रक दिखते हैं। ओवरलोडिंग पर क्या नियम है? ओवरलोडिंग सड़कों को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही यह हादसों का एक बड़ा कारण भी है। इसलिए धारा 194 के तहत इस पर बहुत भारी जुर्माना है, 20,000 रुपए का एक मुश्त जुर्माना, और उसके ऊपर हर अतिरिक्त टन पर 2,000 रुपए का और जुर्माना। मतलब जितना ज्यादा ओवरलोड उतना बड़ा चालान। बिल्कुल। और अगर कोई ड्राइवर चालाकी दिखाते हुए अपनी गाड़ी का वजन करवाने से ही मना कर दे तो ये कानून की सीधी अवमानना मानी जाती है। अगर कोई ड्राइवर धारा 194(2) के तहत अपने वाहन को तुलवाने से इनकार करता है तो उस पर सीधा 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 40,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, ये संदेश देता है कि आप कानून से बच नहीं सकते। वाह। अब कुछ और महत्वपूर्ण धाराओं पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से जरूरी है। गाड़ी चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? धारा 4 के अनुसार 16 साल का व्यक्ति 50 सीसी तक की बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। अच्छा, सिर्फ 50 सीसी तक? जी, लेकिन किसी भी अन्य वाहन जैसे गियर वाली बाइक या कार चलाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही है। और क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी ड्राइवर को गिरफ्तार कर सकती है? हाँ बिल्कुल, धारा 202(1) वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देती है, लेकिन सिर्फ 3 खास और गंभीर स्थितियों में। कौन सी 3? पहली, खतरनाक ड्राइविंग, धारा 184। दूसरी, शराब पीकर गाड़ी चलाना, धारा 185। और तीसरी, मालिक की सहमति के बिना वाहन ले जाना या चोरी करना, धारा 197। मतलब जो सबसे गंभीर अपराध है। बिल्कुल। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि 2019 का संशोधन सिर्फ जुर्माना बढ़ाने का खेल नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक गहरा मकसद है, सड़क पर अनुशासन और जिम्मेदारी का एक नया दौर शुरू करना। हाँ, ये नंबर और धाराएं सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन सड़क पर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। कानून के हर पहलू का एक ही बड़ा उद्देश्य है, मानव जीवन की सुरक्षा। और जब जुर्माना जेब पर भारी पड़ता है, तब नियमों का पालन करने की आदत भी मजबूत होती है। ये बदलाव उसी दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। लाइसेंस सस्पेंड करना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करना, ये सब उस सुविधा को कुछ समय के लिए छीन रहे हैं जिसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। आज हम 3 ऐसे जबरदस्त कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी आपकी जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। ये वो कानून हैं जो एक बड़ी खींचतान को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल, ये एक क्लासिक रस्साकशी है। हाँ। एक तरफ नागरिक की ताकत और दूसरी तरफ राज्य की ताकत। हाँ। एक तरफ है सूचना का अधिकार हाँ। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो आपको और मुझे ताकत देते हैं, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका जो राज्य को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। और आज हमारी कोशिश इसी रस्साकशी के नियमों को समझने की होगी। हम खास तौर पर उन 2 चीजों पर ध्यान देंगे जहां से परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं, समय सीमा यानी टाइमलाइंस और समितियां मतलब कमिटीज। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस खेल को समझने की शुरुआत करते हैं नागरिक के सबसे बड़े हथियार से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? सरकारी फाइलों में छिपे राज से लेकर पारदर्शिता तक का सफर। बिल्कुल, और इसकी नींव बहुत गहरी है।
कई लोग सोचते हैं कि ये 2005 में आया एक कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही अच्छा। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कह दिया था कि जानने का अधिकार हमारे बोलने की आज़ादी यानी अनुच्छेद 19A के ही हिस्सा है। तो ये कोई सरकारी एहसान नहीं, ये एक मौलिक अधिकार है। अच्छा, तो ये इसका संवैधानिक कवच है। अब आते हैं इसके काम करने के तरीके पर, और यहाँ घड़ी की सुइयां बहुत मायने रखती हैं। मुझे पता है कि सामान्य जानकारी के लिए 30 दिन का समय होता है, लेकिन एक 48 आवर्स वाली बात भी है। ये सरकारी मशीनरी के हिसाब से तो लगभग रोशनी की रफ्तार लगती है। ये क्या मामला है? और यहीं पर वो बारीकी है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। ये 48 घंटे वाला नियम जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों के लिए है। जीवन और स्वतंत्रता? हाँ, सोचिए, किसी मरीज को तुरंत ऑपरेशन के लिए अपनी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, या किसी को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया है और उसके परिवार को जानकारी चाहिए। ऐसे मामलों में कानून भी मानता है कि 30 दिन की देरी मौत की सजा जैसी हो सकती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे भूलने की गुंजाइश नहीं है। समझ गया। मतलब यहाँ देरी जानलेवा हो सकती है। हाँ। लेकिन मान लीजिए कोई जन सूचना अधिकारी PIO इन समय सीमाओं को गंभीरता से नहीं लेता और अर्जी को नजरअंदाज कर देता है। क्या इस कानून के पास कोई असली ताकत है? ताकत है, और वो सीधी जेब पर असर करती है। धारा 20 के तहत देरी करने वाले अधिकारी पर हर दिन के हिसाब से 250 रुपए का जुर्माना लगता है। हर दिन का? हर दिन का, जो कुल मिलाकर 25,000 रुपए तक जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा विभाग के बजट से नहीं, बल्कि उस अधिकारी की अपनी तनख्वाह से कटता है। ओहो, तब तो ये मामला पर्सनल हो जाता है। यही असली दांत है इस कानून के। पर क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूं, जैसे देश के न्यूक्लियर कोड्स या सुरक्षा से जुड़ी कोई गोपनीय मीटिंग की जानकारी? नहीं, इतना भी नहीं। कानून में पारदर्शिता और अव्यवस्था के बीच एक संतुलन बनाया गया है। धारा 8 में साफ लिखा है कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी जिससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा या एकता को खतरा हो। ठीक है। या जिससे किसी की जान को खतरा हो। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, रॉ और NSG जैसे कुछ संवेदनशील संगठनों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। ये तो समझ आता है। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के रेफरी की। सूचना आयोग। केंद्र में एक मुख्य सूचना आयुक्त और ज्यादा से ज्यादा 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, और क्या ये समिति निष्पक्षता सुनिश्चित कर पाती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। और ये समिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मंत्री। विपक्ष के नेता की मौजूदगी ही इस समिति को एक संतुलन देती है। अच्छा। ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि आयोग सिर्फ सरकार का पक्ष ना ले। तो RTI हमें सरकार से जानकारी खींचने का अधिकार देता है, लेकिन क्या हो अगर जानकारी मिलने के बाद पता चले कि हमारे किसी मानवाधिकार का ही हनन हुआ है? तब हम कहाँ जाएंगे? और ये हमारे अगले कानून के लिए एक बेहतरीन पुल है। जब सवाल आपके एक इंसान होने के नाते मिले अधिकारों का हो, तो आप उस पहरेदार के पास जाते हैं जिसे इसी काम के लिए बनाया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC। ये नाम सुनने में ही ज्यादा भारी लगता है। इसकी जड़ें वैश्विक है ना? संयुक्त राष्ट्र की 1948 की घोषणा से जुड़ी हुई। बिल्कुल, भारत का ये कानून उसी वैश्विक भावना को दर्शाता है। ये एक सांविधिक निकाय है, मतलब इसे संसद ने कानून बनाकर स्थापित किया है। इसका काम है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना। ये 1993 में बना था। आयोग की संरचना हमेशा से परीक्षा का एक पसंदीदा सवाल रहा है। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ही हो सकते हैं। इतनी ऊंची योग्यता क्यों रखी गई है? ताकि आयोग को गंभीरता और अधिकार मिले। जब कोई संस्था ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही हो जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर रह चुका है, तो सरकार और उसकी एजेंसियां उसकी सिफारिशों को हल्के में नहीं ले सकती। ये आयोग को एक नैतिक और कानूनी वजन देता है। और इनकी नियुक्ति समिति तो RTI वाली समिति से भी कहीं ज्यादा बड़ी और विस्तृत है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता। ऐसा लगता है जैसे लगभग पूरी संसद ही शामिल है। इतनी जटिलता क्यों? क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है।
ये आयोग सीधे तौर पर राज्य की एजेंसियों जैसे पुलिस या अर्धसैनिक बलों के खिलाफ मानवाधिकार हनन की शिकायतों की जांच कर सकता है। इसे इतनी बड़ी ताकत देने के लिए ये जरूरी है कि इसकी नियुक्ति में लगभग सभी की सहमति हो, ताकि इसे राजनीतिक रूप से ज्यादा निष्पक्ष बनाया जा सके। अब आते हैं इनके कार्यकाल पर। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक होता है और वो दोबारा नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। ये सूचना आयुक्तों से अलग है ना? हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे याद रखना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इन्हें हटाने की प्रक्रिया, जो बहुत ज्यादा कठोर है। कैसे? अध्यक्ष या सदस्य को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की जांच में उन पर कदाचार या अक्षमता का आरोप साबित हो जाए। ये बहुत दिलचस्प है, खासकर राज्य मानवाधिकार आयोग के मामले में। जहां तक मुझे याद है, राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऐसा क्यों? ये व्यवस्था आयोग की स्वतंत्रता को बचाने के लिए है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से आयोग के सदस्यों पर दबाव न बना सके या उन्हें आसानी से हटा न सके। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो हमारे पास जानकारी पाने के लिए आरटीआई है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एनएचआरसी। इससे एक ऐसे लोकतंत्र की तस्वीर बनती है जहां नागरिक बहुत सुरक्षित और शक्तिशाली हैं। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है ना? एक ऐसा कानून जो इस पूरी कहानी को पलट देता है। बिल्कुल। अब तक हमने नागरिक की ताकत की बात की, अब बात करते हैं राज्य की सबसे बड़ी ताकत की। वो कानून जिसे अक्सर एक कठोर या ड्रकोनियन कानून कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी रासुका। रासुका, इसका नाम सुनते ही एक अलग सी तस्वीर दिमाग में बनती है। निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। ये सुनने में ऐसा लगता है कि किसी को उस अपराध के लिए सजा दी जा रही है जो उसने अभी तक किया ही नहीं है। आपकी समझ बिल्कुल सही है। ये दंडात्मक कानून नहीं, बल्कि निवारक कानून है। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि किसी को अपराध करने से रोकना है। रोकना? हाँ, सरकार को अगर ये शक होता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो वो उसे अपराध करने से पहले ही हिरासत में ले सकती है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 22 में है, जो राज्य को ऐसी शक्तियां देता है। और यहीं पर समय सीमा का पहलू डरावना हो जाता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? और ये वो संख्या है जिसे हर किसी को याद रखना चाहिए। अधिकतम 12 महीने। 12 महीने? 1 साल, बिना किसी औपचारिक आरोप के, बिना अदालत में मुकदमा चले। 1 साल? ये तो बहुत लंबा समय। इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या किसी को सीधे 1 साल के लिए बंद कर दिया जाता है? नहीं, इसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि वो बहुत कमजोर है। शुरुआत में जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर का आदेश 12 दिनों के लिए वैध होता है। बस 12 दिन? हाँ, पहले 12 दिन। इसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है, जो एक बार में 3 महीने के लिए निरोध बढ़ा सकती है। और ऐसे करते करते इसे 12 महीने तक ले जाया जा सकता है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में कोई बाहरी जांच या समीक्षा नहीं होती? क्या सरकार का फैसला ही अंतिम होता है? समीक्षा होती है, और यहीं पर सलाहकार बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड की भूमिका आती है। अच्छा, सलाहकार बोर्ड। हाँ, धारा 9 के तहत इसका गठन होता है, और इसमें 3 ऐसे सदस्य होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। सरकार को हिरासत के 3 हफ्तों के अंदर मामला इस बोर्ड के सामने रखना होता है। और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कितना समय मिलता है? बोर्ड को 7 हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होती है, जिसमें वो बताते हैं कि हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। पेंच क्या है? इस बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय होती है, और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इस कार्यवाही के दौरान अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार नहीं होता। वकील का अधिकार नहीं? ये तो सामान्य आपराधिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, मतलब आप वहां अकेले अपना पक्ष रखते हैं? बिल्कुल। और आपको हिरासत में लेने के कारण भी सामान्यतः 5 दिनों के भीतर बताए जाते हैं, जिसे विशेष परिस्थितियों में 15 दिनों तक टाला जा सकता है।
इन्हीं सब वजहों से इस कानून की बहुत आलोचना होती है। ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया के कई सुरक्षा उपायों को निलंबित कर देता है। तो इस पूरी रस्साकशी को अगर संक्षेप में देखें, आरटीआई आपको सरकार के हाथ से जानकारी खींचने की ताकत देता है। एनएचआरसी आपके कवच की तरह काम करता है अगर सरकार अपनी हदें पार करे। और रासुका सरकार का वो ब्रह्मास्त्र है जो उसे किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए खेल से बाहर करने की ताकत देता है। एकदम सटीक सारांश। परीक्षा के लिए जो मुख्य बातें याद रखनी है वो है समय सीमाएं। आरटीआई के 30 दिन और 48 घंटे। हाँ। एनएचआरसी का 3 साल या 70 वर्ष का कार्यकाल और रासुका की 12 महीने की अधिकतम हिरासत। और हाँ, उन महत्वपूर्ण नियुक्ति समितियों की संरचना को कभी न भूलें। ये तीनों कानून सच में भारतीय लोकतंत्र का एक क्रैश कोर्स हैं, जो नागरिक और राज्य के बीच के जटिल रिश्ते को दिखाते हैं। बिल्कुल। आज हम भारत की आत्मा को बचाने वाले 3 कानूनों की कहानी पर गौर करेंगे। एक कानून जिसने हमारी हवा, पानी और जमीन को बचाया। दूसरा जिसने हमारे जंगलों और उनमें रहने वाले बेजुबान जानवरों को सुरक्षा दी। और तीसरा जिसने हमारे समाज के सबसे जरूरी इंसानों को सम्मान और सुरक्षा दी। ये सिर्फ 3 अलग अलग कानून नहीं हैं, बल्कि ये भारत के विकास की 3 बड़ी छलांगें हैं। देखिए, 1970 और 80 का दशक वो समय था जब देश को एहसास हुआ कि सिर्फ औद्योगिक तरक्की ही काफी नहीं है। हमें अपनी प्रकृति और अपने लोगों दोनों की हिफाजत करनी होगी। तो आज की हमारी जो बातचीत है वो इन्हीं 3 संकल्पों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आज का हमारा मिशन है इन 3 महत्वपूर्ण अधिनियमों की वो नस पकड़ना जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। हम जानेंगे कि ये क्यों बने, इनका सबसे बड़ा असर क्या हुआ और परीक्षा के लिए क्या याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से। मुझे इसका एक निकनेम बड़ा दिलचस्प लगता है, छाताधारी कानून या अम्ब्रेला एक्ट। आखिर एक कानून को छाता क्यों कहेंगे? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये नाम इसे इसकी ताकत की वजह से मिला है। देखिए, 1986 से पहले पर्यावरण को लेकर कई छोटे-मोटे कानून थे। जल प्रदूषण के लिए अलग, वायु प्रदूषण के लिए अलग। ये कानून एक बड़े छाते की तरह आया जिसने उन सभी कानूनों को एक तरह से अपने दायरे में ले लिया और केंद्र सरकार को पर्यावरण से जुड़े किसी भी मुद्दे पर नियम बनाने की बेहिसाब शक्ति दे दी। क्यों पड़ी? 1986 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अचानक इतने बड़े और शक्तिशाली कानून की जरूरत महसूस हुई? इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय वजह थी 1972 में स्टॉकहोम में हुआ संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन। भारत ने उसमें हिस्सा लिया था और वादा किया था कि वो अपने देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। लेकिन जो असली ट्रिगर था वो हमारे देश की ही एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। बिल्कुल। उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सरकार को एहसास दिलाया कि हमारे मौजूदा कानून ऐसी औद्योगिक आपदाओं से निपटने के लिए नाकाफी हैं। यानी भोपाल गैस त्रासदी एक तरह का वेकअप कॉल था। इसी के बाद 23 मई 1986 को ये कानून पारित हुआ और 19 नवंबर 1986 को लागू कर दिया गया। और सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा कानून सिर्फ 4 अध्यायों और 26 धाराओं में सिमटा हुआ है। आज के लिहाज से तो ये बहुत छोटा लगता है, बिल्कुल, लेकिन यही इसकी ताकत थी। एक छोटा मगर बेहद शक्तिशाली कानून जो देश में पर्यावरण से जुड़े हर पहलू पर लागू हो सकता था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया था। अच्छा। जो सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इस कानून का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित नतीजा रहा है एक खास संस्था का बनना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी। हाँ, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना इसी कानून की धारा 3 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। एनजीटी के बनने के साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसके पास पर्यावरण के मामलों के लिए एक समर्पित अदालत थी। और किसी विकासशील देश के लिए तो ये पहली बार था। जी, ये पहला विकासशील देश था। से जुड़े मामलों में वाकई तेजी आई है या फिर ये भी हमारी बाकी अदालतों की तरह तारीखों के बोझ तले दबा है? देखिए, कानूनन तो एनजीटी को 6 महीने के अंदर फैसला देना होता है, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी बात है। 6 महीने? हाँ,
और इसकी एक और खास बात है कि ये सामान्य अदालतों की तरह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा हुआ नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि प्रक्रिया से ज्यादा जरूरी न्याय है। इसने निश्चित रूप से कई मामलों में तेजी लाई है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ताकि पूरे देश के मामले सुने जा सकें। और अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो सजा का क्या प्रावधान है? क्योंकि बिना सजा के डर के कानून का पालन करवाना मुश्किल है। सजा भी काफी सख्त है। धारा 15 के मुताबिक अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। हाँ, या दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि अगर उल्लंघन जारी रहता है तो हर दिन के लिए 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है। हर दिन के लिए? हाँ, और अगर कोई 1 साल से ज्यादा समय तक नियम तोड़ता रहा तो सजा बढ़कर 7 साल तक हो सकती है। तो 1986 में हमने हवा, पानी, जमीन यानी पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए एक छाता बना लिया। लेकिन इस छाते के नीचे जो सबसे कीमती चीज थी, हमारे जानवर, उन्हें बचाने की कहानी तो इससे भी 14 साल पहले 1972 में ही शुरू हो चुकी थी। यहीं पर परीक्षार्थियों के लिए एक क्लासिक ईयर ट्रैप है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में और पर्यावरण अधिनियम 1986 में। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर इन दोनों के साल आपस में कंफ्यूज कर दिए जाते हैं। 1972 का ये कानून इसलिए भी एक मील का पत्थर था क्योंकि इसने जानवरों के संरक्षण को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इससे पहले जंगल और जानवर राज्यों का विषय हुआ करते थे। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए वन और वन्यजीव को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। समवर्ती सूची में डालने का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था कि अब सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी जानवरों और जंगलों को बचाने के लिए सीधे कानून बना सकती थी। इससे पूरे देश में एक जैसी मजबूत नीति लागू करना मुमकिन हुआ। अच्छा। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी बड़ी परियोजनाएं शुरू की। प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र आया है तो ये भी बता दें कि वो 1973 में यानी इस कानून के ठीक 1 साल बाद शुरू हुआ था। अब इस कानून के उस हिस्से पर आते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसकी अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स, ये क्या हैं और इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? अब इस कानून को जानवरों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं और अनुसूचियां बताती हैं कि किस जानवर को कितना मजबूत कवच मिलेगा। 2022 में हुए संशोधन के बाद अब इसमें 4 अनुसूचियां हैं। 4? पहले 6 थी, है ना? जी, पहले 6 थी, अब 4 हैं। अनुसूची आई में वो जानवर हैं जिन्हें वीवीआईपी सुरक्षा मिली हुई है। इन्हें मारना या इनका शिकार करना सबसे गंभीर अपराध है, जैसे बाघ, हाथी, गेंडा। अनुसूची 2 में भी उच्च सुरक्षा वाले जानवर हैं, लेकिन सजा थोड़ी कम है। अनुसूची 3 पौधों की प्रजातियों के लिए हैं जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, और अनुसूची 4 उन प्रजातियों के लिए हैं जो साइट्स नाम की अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षित हैं। और शिकार की परिभाषा भी सिर्फ गोली मारने तक सीमित नहीं है ना? धारा 216 में इसकी परिभाषा बहुत व्यापक रखी गई है। बिल्कुल। कानून की नजर में किसी जंगली जानवर को पकड़ना, फंदे में फंसाना, जहर देना, उसे घायल करना या यहाँ तक कि किसी पक्षी के घोंसले को तोड़ना या उसके अंडे चुराना भी शिकारी माना जाएगा। मतलब कोई लूपहोल नहीं छोड़ा। जी, ये परिभाषा इसलिए इतनी विस्तृत रखी गई ताकि कोई लूपहोल ना बचे। इस कानून ने सिर्फ नियम ही नहीं बनाए बल्कि 2 बहुत बड़ी संस्थाओं को भी जन्म दिया। पहली, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL, जिसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जो दिखाता है कि इसे कितनी अहमियत दी गई है। सही बात है। और दूसरी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, जो खास तौर पर बाघों को बचाने का काम करती है, और इसके अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं। ये दोनों ही संस्थाएं परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। अक्सर इनके अध्यक्ष या इनके गठन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं सजा पर। अनुसूची 1 या 2 के किसी जानवर का शिकार करने पर सजा क्या है? सुनने में तो काफी कठोर लगती है। हाँ, धारा 51 के अनुसार पहली बार ऐसा अपराध करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है, और जुर्माना भी 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। अच्छा। और अगर कोई दोबारा यही गलती करता है तो जेल तो 3 से 7 साल की ही रहेगी, लेकिन जुर्माना बढ़कर 25,000 रुपए हो जाएगा। और अगर अपराध किसी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में किया गया हो तब तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। तो हमने प्रकृति को बचाने की बात कर ली, जानवरों को बचाने की भी,
लेकिन अब हम एक ऐसे कानून की ओर बढ़ रहे हैं जो समाज के भीतर की सबसे गहरी और एक तरह से दर्दनाक सच्चाई से जुड़ा है। हम प्रकृति के संरक्षण से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। SC/ST एक्ट 1989। ये कानून अपने आप में बहुत खास है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कानून की नज़र में अत्याचार यानी एट्रोसिटी क्या है। हम अक्सर अत्याचार का मतलब मारपीट या शारीरिक हिंसा से लगाते हैं, लेकिन ये कानून बताता है कि अत्याचार का असली मतलब है किसी व्यक्ति के सम्मान पर हमला करना, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना। इसकी धारा 3 में अपराधों की एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है जो वाकई आंखें खोलने वाली है। इसमें कुछ ऐसे काम भी अपराध माने गए हैं जिनके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, जैसे किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति को कोई गंदी या ना खाने लायक चीज खाने पीने पर मजबूर करना, या फिर जूतों की माला पहनाना, उसे निर्वस्त्र करके घुमाना। ये सब शारीरिक चोट से ज्यादा आत्मसम्मान पर हमला है। सही बात है। इसी तरह उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करना या उन्हें वोट डालने से रोकना भी अत्याचार है। इसमें किसी SC/ST महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने या उनका यौन शोषण करने जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। जी, यहाँ तक कि उनके इस्तेमाल के कुएं या तालाब को गंदा करना भी इसी कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। ये लिस्ट दिखाती है कि कानून सिर्फ हिंसा को नहीं बल्कि उस मानसिकता को भी निशाना बना रहा है जो भेदभाव को जन्म देती है। और इसीलिए सजा भी बहुत कठोर है। ज्यादातर मामलों में कम से कम 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा और जुर्माना है, लेकिन कुछ मामलों में ये सजा मौत तक भी जा सकती है। मौत तक? जी, जैसे अगर किसी व्यक्ति के झूठे सबूत की वजह से किसी निर्दोष SC/ST व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है, तो झूठा सबूत देने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये तो बहुत ही गंभीर प्रावधान है। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की। अक्सर कहा जाता है कि न्याय मिलने में देरी होना भी अन्याय है। जी, इस कानून में इस समस्या से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यहीं पर धारा 14 का महत्व सामने आता है। त्वरित न्याय के लिए ये धारा हर जिले में एक विशेष न्यायालय मतलब स्पेशल कोर्ट की स्थापना का आदेश देती है। अच्छा। और इसके लिए अलग से अदालत बनाने की जरूरत नहीं। राज्य सरकार किसी मौजूदा सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट को ही विशेष न्यायालय का दर्जा दे देती है, ताकि इन मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर और तेजी से हो सके। बिल्कुल। इस कानून का एक और पहलू है जो अक्सर चर्चा में रहता है, अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल का न मिलना। धारा 18 इस पर रोक लगाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत FIR दर्ज होती है तो वो गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता। उसे पहले गिरफ्तार होना होगा, उसके बाद ही वो नियमित जमानत के लिए अपील कर सकता है। ये प्रावधान कानून को और मजबूत बनाने और पीड़ितों को तुरंत सुरक्षा देने के लिए डाला गया था, ताकि आरोपी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित ना कर सके। हालांकि इस पर काफी बहस भी होती रही है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा 2018 का संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार ने ये संशोधन किया था जिसमें तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को फिर से मजबूत किया गया। हाँ, उस संशोधन ने ये साफ कर दिया कि इस कानून के तहत FIR दर्ज करने से पहले किसी शुरुआती जांच की जरूरत नहीं है और न ही गिरफ्तारी के लिए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति की जरूरत है। जी, बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने 3 दशकों में फैले 3 बड़े कानूनों को समझा। वन्यजीव अधिनियम 72, पर्यावरण अधिनियम 86 और SC/ST अधिनियम 89। एक बात जो साफ है वो ये कि ये कानून सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत की बदलती सोच का आईना है। और परीक्षा के लिए ईयर ट्रैप हमेशा याद रखना है। पहले जानवर 1972, फिर पूरा पर्यावरण 1986। बिल्कुल। पर्यावरण और वन्यजीव कानूनों में NGT, NBWL, NTCA जैसी संस्थाओं पर खास ध्यान देना है। ये कब बनी, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं और इनका काम क्या है। और SC/ST एक्ट में धारा 3 में अत्याचार की व्यापक परिभाषा और धारा 14 में विशेष न्यायालय का प्रावधान सबसे जरूरी है। और हाँ, इस एक्ट से जुड़े सवाल अक्सर सीधे नहीं होते, केस स्टडी पर आधारित होते हैं। सही का। आपको एक स्थिति दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या ये इस कानून के तहत अपराध है। आज हम 3 बहुत ही दिलचस्प कानूनों पर बात करेंगे। ये तीनों कानून दिखाते हैं कि कैसे कानून 3 अलग-अलग मैदानों पर
एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मतलब हमारा साइबर कानून, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की। और ये संतुलन आज के दौर में बहुत जरूरी भी है। एक तरफ है भ्रष्टाचार जिस पर लगाम कसनी है, तो दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया के नए खतरे हैं, और साथ ही ये भी देखना है कि विकास की दौड़ में किसी के अधिकार न छिन जाएं। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से। नाम तो इसका एकदम साफ है, करप्शन को रोकना। लेकिन इस कानून में सबसे दिलचस्प बात है इसकी पकड़। मतलब ये लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट आखिर है कौन, इसकी परिभाषा क्या है? यही इस कानून की नींव है, और धारा 2C में ये परिभाषा मतलब जानबूझकर बहुत बड़ी रखी गई है। अच्छा। हाँ, इसमें सिर्फ वो लोग नहीं आते जो सरकार से तनख्वाह या कमीशन लेते हैं। एक मिनट, तो मतलब सिर्फ सरकारी बाबू या अफसर ही नहीं, और कौन कौन आता है इसमें? इसमें कोई भी जज, कोर्ट से जुड़ा कोई भी अधिकारी जैसे लिक्विडेटर या रिसीवर, वो सब लोक सेवक हैं। यहाँ तक कि सरकारी कंट्रोल वाली किसी भी कंपनी या सोसाइटी का कर्मचारी वो भी लोक सेवक है। और तो और जो व्यक्ति वोटर लिस्ट बनाने का काम कर रहा है वो भी है। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सरकारी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी फंड का गलत इस्तेमाल करे तो उस पर भी ये एक्ट लगेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, टीचर या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष और कर्मचारी भी सब इसके दायरे में आते हैं। लेकिन ये परिभाषा इतनी ज्यादा बड़ी क्यों रखी गई है? सोच ये थी कि भ्रष्टाचार सिर्फ बड़े दफ्तरों तक सीमित नहीं है। जहां भी जनता का पैसा या भरोसा जुड़ा है, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी हो या सहकारी बैंक, वहां जवाबदेही होनी ही चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। अब आते हैं इस कानून के दिल पर, धारा 7 जो रिश्वत लेने के बारे में है। ये क्या कहती है? ये सीधे सीधे कहती है कि अगर कोई लोक सेवक अपनी सैलरी के अलावा अपनी ड्यूटी करने के लिए कोई भी ऊपरी कमाई, कोई इनाम, कोई गिफ्ट लेता है या लेने की कोशिश भी करता है, हाँ, कोशिश भी करता है, तो वो रिश्वत का अपराधी है। और 2018 में इसमें एक बड़ा संशोधन हुआ। क्या बदलाव आया? सजा कितनी बढ़ गई? सजा को बहुत सख्त कर दिया गया। अब कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की जेल हो सकती है, और जुर्माना अलग से। अच्छा, यहाँ एक और बात है, सिर्फ रिश्वत लेना ही नहीं, शायद देना भी तो एक अपराध है। जी हाँ, धारा 8 यही कहती है किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध है, और उसके लिए भी 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी को मजबूर किया गया रिश्वत देने के लिए, तो क्या वो भी अपराधी माना जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कानून कहता है कि अगर किसी को मजबूर किया गया है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। अच्छा। लेकिन एक शर्त है, उसे 7 दिनों के अंदर किसी भी एजेंसी जैसे पुलिस या सीबीआई को इसकी खबर देनी होगी। चलिए, तो ये कानून सरकारी ताकत पर लगाम लगाता है, लेकिन आज की ताकत तो टेक्नोलॉजी में भी है, और इसी नई ताकत को संभालने के लिए आया हमारा अगला कानून, आईटी एक्ट 2000। और ये आज के समय का शायद सबसे जरूरी कानूनों में से एक है। हमारी पूरी जिंदगी डिजिटल हो चुकी है। ये कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इस एक्ट में एक धारा थी जो बहुत मशहूर हुई और शायद उतनी ही बदनाम भी, धारा 66A। इसकी क्या कहानी है? धारा 66A की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये धारा कंप्यूटर या मोबाइल से कोई आपत्तिजनक या अपमानजनक मैसेज भेजने को अपराध बनाती थी। सुनने में तो ये ठीक ही लगता है, ऑनलाइन नफरत और गाली गलौज को रोकने के लिए जरूरी होगा, तो फिर इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत इसके शब्दों में थी। आपत्तिजनक, असुविधाजनक, अपमानजनक, इन शब्दों की कोई साफ परिभाषा ही नहीं थी। इसका मतलब था कि पुलिस अपनी मर्जी से किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। क्या कोई ऐसा केस हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया? हाँ, और वो भारतीय कानून के इतिहास का एक मील का पत्थर है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का मामला। 2 लड़कियों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर एक राजनेता के अंतिम संस्कार पर हुए बंद पर एक सवाल उठा दिया था। बस इसी के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और धारा 66A को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करके खत्म कर दिया। खत्म कर दिया? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये धारा संविधान के आर्टिकल 19 यानी बोलने की आजादी पर सीधा हमला है।
इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है लोगों की आवाज दबाने के लिए। और यहीं पर हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत जरूरी अलर्ट है। जी। पिछले सालों के सवालों में, जैसे स्रोत में दिए गए प्रश्न संख्या 4 और 6 को देखें तो धारा 66A के बारे में पूछा गया है। तो याद रखें, ये अब असंवैधानिक है। इसे एक वैध सजा के तौर पर मार्क ना करें। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें फंसना नहीं है। अब आते हैं एक और बहुत गंभीर धारा पर जो आज भी लागू है, धारा 66F यानी साइबर आतंकवाद। ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसका मतलब है कोई ऐसा काम करना जिससे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा हो। जैसे किसी देश के पावर ग्रिड को हैक कर लेना, या किसी न्यूक्लियर प्लांट के सिस्टम में घुसना, या ऑनलाइन दंगे भड़काना। ये देश की सुरक्षा पर हमला है। और इसके लिए सजा भी उतनी ही गंभीर होगी फिर तो? जी हाँ, इस कानून के तहत ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक है और इसके लिए सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। आजीवन कारावास? अच्छा, इस डिजिटल दुनिया में एक और सवाल उठता है। जैसे असल दुनिया में हमारे साइन होते हैं, डिजिटल दुनिया में डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। इन्हें प्रमाणित कौन करता है? ये काम करती है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे असल दुनिया में एक नोटरी होता है जो आपके दस्तावेज पर मोहर लगाता है। डिजिटल दुनिया में ये अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट जारी करके गारंटी देती है कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं। और इन पर कंट्रोल किसका होता है? इन सभी को लाइसेंस देने और कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार धारा 17 के तहत एक नियंत्रक यानी कंट्रोलर की नियुक्ति करती है। समझ गए। तो हमने डिजिटल दुनिया की आज़ादी और सुरक्षा को देखा, लेकिन असल दुनिया में भी एक ऐसा ही टकराव है, देश का विकास और लोगों का अपनी जमीन पर अधिकार। और इसी संतुलन को साधने की कोशिश करता है हमारा आज का आखिरी कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने 1894 के एक बहुत पुराने कॉलोनियल कानून की जगह ले। वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था जिसमें सरकार के पास जमीन छीनने की बहुत ज्यादा शक्ति थी। तो इस नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? अब सरकार या कोई कंपनी यूं ही किसी की जमीन नहीं ले सकती। इसके लिए प्रभावित परिवारों की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। और ये सहमति कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर कुछ प्रतिशत के आंकड़े हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जी हाँ, और इन आंकड़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। नियम साफ है। क्या है नियम? अगर किसी निजी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेनी है तो कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की सहमति जरूरी है। 80%? और अगर प्रोजेक्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर है तो कम से कम 70% परिवारों की सहमति अनिवार्य है। और देखिए, परीक्षा में ये सीधा सवाल आ सकता है, जैसा प्रश्न संख्या 19 में है। सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम कितने भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो जवाब है 80%। इसे अच्छी तरह याद कर लें। बिल्कुल, इन दोनों प्रतिशत को प्रोजेक्ट के प्रकार के साथ जोड़कर याद रखना बेहद जरूरी है। गलती यहीं पर होती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस 80% और 70% की शर्त से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा देरी नहीं होती? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली बहस है। इस कानून के आलोचक यही कहते हैं कि इससे प्रोजेक्ट्स का समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। वहीं इसके समर्थक कहते हैं कि ये कानून दशकों से हो रहे अन्याय को रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि विकास की कीमत सिर्फ गरीब किसान ही न चुकाएं। तो आज हमने 3 बहुत अलग लेकिन एक ही धागे में पिरोए हुए कानूनों को समझा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईटी एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून। यहाँ मेरा एक सुझाव रहेगा, आईटी एक्ट की धाराएं थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं क्योंकि वे बहुत तकनीकी हैं, तो जरूरी धाराओं की एक लिस्ट बनाकर उन्हें बार-बार दोहराना फायदेमंद होगा। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने देखा कि कानून कैसे समय के साथ बदलता है और नई चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करता है।